जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासरा और मेरे साथ आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। आमिर साहब, आज भी फिर वही हम पे एक भारी स्टोरीज़ का एक भारी एजेंडा मौजूद है। स्टार्ट तो हम यहीं से करेंगे। कराची के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही है। गवर्नर को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है MQM ने कि आप इस्तीफ़ा दें या हमारे साथ आकर मिलें या अपनी अपनी लॉयल्टी शो करें। चौधरी निसार अली खान साहब ने कल बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप अभी कह भी रहे थे कि उसमें नई बात क्या है। एक दो नई बातें हैं मेरा ख्याल है जिससे बाद में आप भी कन्विंस हो गए थे, उस पर बात करेंगे। और जो बड़ी स्टोरी, कल की बड़ी स्टोरी थी और हमें शाहीन सबाई साहब ने पहले ही लिंक भेज दिया था, 24 घंटे पहले मिल गया था पाकिस्तानी अखबारात या उस सोशल मीडिया में, तो बड़ा बाद में आया। तो शाहीन सबाई साहब जो हमारे दोस्त भी हैं, ग्रुप एडिटर भी रहे हैं हमारे, हाँ, उनका हमें ये फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने जो स्टोरी थी वहाँ पे उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के हवाले से नई चीज़ें सामने आई हैं और नए इंकशाफात किए गए हैं जिसमें उन्होंने दावे किए हैं जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं कि चाहे पाकिस्तानी ISI हो या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, इनको तमाम प्लानिंग का पता था, पहले से सब चीज़ों का इल्म था और बाद में कैसे चीज़ें उन्होंने मैनूवर की, मैनेज की, झूठ बोले गए। एक लंबी कहानी है, दास्तान है, वो भी शो में शामिल करेंगे। और साथ में जो अहम खबर है, जो कल की एक स्टोरी है, ये वो भी बड़ी अहम खबर है कि ये बिलावल हाउस बनाया गया है बैरिया टाउन में, तो इसका मालिक कौन है? जरदारी साहब हैं या मलिक रियाज साहब हैं? एक कल इस पे एक अच्छी स्टोरी फैल के मुबारक ज़ेब हैं, डान के रिपोर्टर हैं, अ वेरी गुड स्टोरी, उस पर बात करेंगे कि ये यहाँ पे अरबों खरबों रुपए आते कहाँ से हैं, इनके कागजात में ये मालिक कौन होता है, असल में मालिक कौन होता है, और पाकिस्तान में कैसे ये फ्री फराल है जिसका जो जी चाहे कि आप ₹1 टैक्स भी नहीं देते फिर भी 6 रुपए का घर आप खड़ा कर सकते हैं और आपको कोई पकड़ता भी नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। इसमें बात करेंगे। और लास्टली एक हमारे ये दोस्त यहाँ पे थे नौजवान, उनकी डेथ हुई आमिर मलिक की, ARY में काशिफ अब्बासी साहब के प्रोड्यूसर थे, तो उस पर भी बात करेंगे थोड़ा सा। एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल नुकसान हुआ है पर इस्लामाबाद में, कि मीडिया का भी हुआ है, मीडिया बिरादरी का भी हुआ है, और आमिर मलिक पे कुछ 2-4 मिनट हम भी बात करेंगे कि एक अच्छे दोस्त और प्रोफेशनल से हम सारे लोग कैसे महरूम हुए। तो ये है सारा आज का एजेंडा है। मैं शुरू करना चाहता हूँ आपसे कि लोग ये समझ रहे थे, कंस्पिरेसी या थ्योरीज आ रही थी कि ये जो सौलत मिर्ज़ा जो हैं, उनकी वीडियो टेप जो लोग सामने लाए हैं वो इतनी आसानी से सौलत मिर्ज़ा को मरने नहीं देंगे, फांसी नहीं लगने देंगे। अब अचानक हमने देखा कि सबके नज़दीक सौलत मिर्ज़ा की अहमियत ख़त्म हो गई, माँ सिवाय शायद उसकी फैमिली के, उसकी बीवी या रिलेटेड जो बच्चे हैं या जो वटेवर जो हैं, उनके अलावा लगता है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं है जिन्होंने जाकर उसकी वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को बाकायदा रिकॉर्ड करवाया, या जिन्होंने उनको राज़ी किया होगा, कुछ ख्वाब दिखाए होंगे उन्होंने सौलत मिर्ज़ा को। अब वो लोग भी हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। जिन्होंने वहाँ से वीडियो निकाल के रिलीज़ की थी कुछ आके मीडिया हाउसेस को, वो भी हमें नज़र नहीं आते। और चौधरी निसार अली खान साहब जिन्होंने बाकायदा स्पेशल, आपको याद होगा, उन्होंने फौरी तौर पर रात के 2 बजे उन्होंने वजारत दाखिला के दफ्तर खुलवा के एक समरी बना के जल्दी जल्दी उन्होंने सदर पाकिस्तान को भिजवाई थी कि सौलत मिर्ज़ा को सुबह फांसी ना दें, वो भी अब उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ये क्या खेल है? यही समझा जाए जो उसकी बीवी कह रही थी, उसकी सौलत मिर्ज़ा की निक्कत मिर्ज़ा कह रही थी कि अगर आपने इसको फांसी दे दी तो कल को कोई MQM का बंदा जो है वो आपको कोई चीज़ बताने को तैयार नहीं होगा। वो तो यही समझेगा कि अगर या MQM के हाथों मरा जाए या फिर आप अब रियासत के हाथों मरे। मरना तो आपने हर सूरत में, रास्ता तो आपने दिया नहीं है उनको। सो अब समझते हैं कि फैसला ठीक है, या जिन लोगों के बारे में उसने बताया था आपको उनका ट्रायल करना चाहिए था और ट्रायल तक उसको जिंदा रखना चाहिए था, या लास्टली कि सौलत मिर्ज़ा ने बैड डील की कि MQM को अपना मुखालिफ बनाया, अपनी फैमिली और बच्चों को भी उसने उनकी जानें भी खतरे में उन्होंने डाली, और कि वो बेहतर डील अपने कस्टोडियन से लेने में नाकाम रहे जिन्होंने शायद उसको कुछ वादे किए होंगे, कुछ ख्वाब दिखाए होंगे। आपका इस पर क्या टेक है? मेरा ख्याल है कि सौलत मिर्ज़ा का केस ये शुरू से ही मिस हैंडल किया गया। वो बड़े इंकशाफात जो थे वो बड़े अर्थ शेटरिंग थे, बड़े खौफनाक थे। उसको अगर कानूनी तकाजे पूरे करते तो फिर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तकाज़ों से मुराद है कि जिस तरीके से वो टेप बाहर आई, कैसे कौन पहुँचे, किसने लीक की, अगर इस तरह के इंकशाफात मरते वक्त उनके दिमाग में ये ख्यालात आ गए थे, प्रॉपर कोर्ट के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने पब्लिकली वो सारे कन्फेशन होते तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। अब भी मैं समझता हूँ कि उनकी फांसी के बाद उसकी वैल्यू है, लीगल वैल्यू है, प्रोवाइडेड के इसको लीगली प्रोसीड करें। ये दरमियान में केसेस का एक पैटर्न है कि ये पोलिटिसाइज कर देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर उनको अप्रूवल बन जाते और वो उसके बाद ये सारी चीज़ें आती तो उसके उनके सबूतों और एविडेंस की इतनी वैल्यू नहीं रहनी थी कि जाहिर है अगर ये कहा जाए कि कोई भी मरतबा आदमी उसको फांसी लगनी है तो उसको अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ भी कह सकता है। मगर एक जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है एक बंदे का जो कि फांसी लग रहा है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो एक अखलाकी सियासी एक और बात है, कानूनी बात ये है। तो मेरा ख्याल है कि कल लगने से ये फांसी होने से ये केस ख़त्म नहीं हुआ, इसकी जो है आगे चीज़ें चलेंगी। बाकी डिपेंड करता है कि देखेंगे कैसे उसको आइंदा भी पोलिटिसाइज करते हैं या लीगली लड़ते हैं। जो बात उसकी 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 बीवी ने कही है वो बड़ी, मेरे तो उसमें है थोड़े से, मुझे जो उसकी समझ आ रही है उसकी बीवी की, कि अगर कुछ एमक्यूएम के कुछ और लोग जो उसने कहा कि वो शायद नौजवान लड़के जिन्हें इस्तेमाल किया गया या जो विलिंगली इस्तेमाल होते रहे और किसी स्टेज पे उन्होंने महसूस किया कि हमें यूज़ किया गया, अब्यूज़ किया गया है और डंप किया गया है और हमें भूल गए हैं, और हमें और कुछ नहीं, कम से कम तो हमें कुछ लोगों का नाम बताने चाहिए, हमें सामने आना चाहिए। जो कुछ सहूलत मिर्जा के साथ हुआ है वो अगेन वही मैं जो बात कह रहा हूँ, जिन लोगों ने उसकी बाकायदा वीडियो बनाई, उसको तैयार किया, उसके साथ कुछ वादे किए होंगे, क्योंकि एमक्यूएम के खिलाफ उसकी जो फैमिली है ऑफ कोर्स कराची में रहती है, और वो मैंने उनका सुना, निकत मिर्जा का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमें थ्रेट्स आ रही है, कभी साउथ अफ्रीका से आ रही है, कभी आपको कनाडा से आ रही है, कभी कराची से आ रही है, उनको धमकियां हैं, उनकी पूरी फैमिली जो है वो डेंजर में है, ये खुद उन्होंने कहा है। तो वो जो उस वक्त के लोग थे, तो ये बात तो साबित हो रही है कि फिर जो स्टेट के कुछ ऑर्गन्स हैं वो तो फिर आपको इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके फिर डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद वो कहते हैं जी बस ठीक है, हमारा मकसद हाल हो कि हमने एमक्यू को दीवार के साथ लगाना था, 8-10 लोगों के बारे में हमने बताना था, ये क्रिमिनल्स हैं, ये कातिल हैं, ये भत्ताखोर हैं, ये बाकायदा इवन गवर्नर हाउस में बैठे हुए भी उन्होंने इशरताबाद पे भी बड़े सीरियस किस्म के इल्जामात लगाए। सो सहूलत मिर्जा तो आखिरी है, फिर मेरा ख्याल फिर तो एमक्यूएम में से कोई आवाज सुनने को नहीं मिलेगी जो इस तरह के डिस्क्लोजर करेगा। बेगम साहबा के जज्बात मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं कि जाहिर उनके खामद को फांसी लग रही है तो उन्होंने इस तरह जज्बाती बातें तो करनी है, मगर रियासत वो काम नहीं कर सकती जो कि एक सियासी पार्टी कर सकती है। सियासी पार्टी इस्तेमाल करके यूज़ करके डंप कर सकती है। रियासत को सियासी और कानूनी तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। ये इतना आसान काम नहीं था कि जस्ट बिकॉज उसने वो इंफॉर्मेशन दे दी है तो सारा जो फांसी का प्रोसेस हुआ है ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं होता, ये कानून और अदालतों के थ्रू होता है। तो नहीं, आम इंफॉर्मेशन जो नहीं थी, मगर ये दोबारा छोड़ने का काम जो था ये अदालतों के थ्रू हो सकता था, और अगर गवर्नमेंट जाती तो मेरा उनकी कंसिडरेशंस थी। एक डिटेरेंस भी तो होता है ना कि अगर यही तरीका मिल जाए कि हर कोई बंदा 50 बंदे मारने का कन्फेशन कर ले और उसके बाद अप्रूवर बन के छूट जाए, तो ये इसके बहुत फेज है। इसके दोनों पहलू हैं। एक पहलू ये वाला है कि दूसरों को इनकरेज करना एमक्यूएम को कि जनाब आप अपने कन्फेशन बताते जाएं तो जान छूट जाए। फिर कह रहा हूं, दूसरा जो कानून बनाए जाते हैं उसका ये तकाजा तो डिटेरेंस का होता है कि जनाब ये एक सबक भी बनना चाहिए कि ये काम करें तो उसका ये अंजाम होता है। चलो इसको मैं इसलिए क्योंकि और भी इस पे अहम टॉपिक्स पे हमने आना है, उस पर बात करनी। जस्ट मेरा जो उस पे व्यू है कि ये कोई आम लोगों के बारे में गुफ्तगू उसने नहीं की। आपने कहा ना कोई 50 कत्ल करो, कल को आगे कह दे हाँ जी मैंने 50 की, मुझे आप उन 50 कत्ल का और जिन लोगों के नाम लिए हैं सहूलत मिर्जा ने, इनमें बड़ा फर्क है। उसमें अल्ताफ सैन का नाम है, उसमें गवर्नर इशरतुल-इबाद का नाम आ रहा है, उसमें बाबर गौरी का नाम आ रहा है, और मतलब नेम उसमें और बड़े बड़े लोगों का नाम है, और उन पर कोई उसने मामूली इल्जामात भी नहीं लगाए। और बाद में हमने देखा है कि जो बातें उसने आगे सहूलत मिर्जा ने की थी डॉक्यूमेंट्री तौर पर भी वो साबित हुई हैं। ये नहीं है कि उन चीज़ों की कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन हुई है। मैंने अरशद शरीफ का शो देखा था एक, उसमें बकायदा बताया कि कैसे ये गवर्नर इशरतुल-इबाद जो है इन्होंने एक समरी भेजी थी उनको प्रेसिडेंट को, इनको माफ़ी दी जाए या इनको वो कर, सो बहुत सारी चीज़ें कोलैबोरेशन तो हो रही थी। उनकी मिसेज की मैं बातें सुन रहा था कि कैसे कैसे राब्ते रहे। खैर एनीवे, मेरा आखिरी इसमें मैं बुनियादी बात कह रहा हूँ कि जिंदा सहूलत मिर्जा जो था ना वो इन इल्जामात की तकवीत नहीं देता था जितना का एक मरा हुआ फांसी शुदा सहूलत मिर्जा के बाद ये इल्जामात की वैल्यू ज्यादा है। चलो इसी पे इसको आगे समअप करके आगे चलते हैं। कल चौधरी निसार अली खान साहब ने एक अच्छी खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मैं समझता हूँ आज जो ट्रिगर हुआ है ना सारा ये क्राइसिस हुआ, जो एमक्यूएम ने फौरी तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फ़रूख सितार साहब ने, उन्होंने कहा है कि आप एक लाइन ले लें जो उन्होंने उनको कहा है, गवर्नर साहब को कहा है इशरतुल-इबाद को। कल चौधरी साहब ने कहा है कि हम सोमवार या मंगल, सोमवार तो गुजर गया आज, तो मंगल है तो बड़ी 12 घंटे रह गए। वो ये फरमाते हैं कि जी कि हम मोज़म अली जो थे, जो इमरान फ़ारूक कत्ल केस में जिनका नाम सामने आ रहा है, तो जेटी ने उनसे तहकीकात मुकम्मल कर रही है और बड़े इंतहाई खौफनाक किस्म के इंकशाफात हैं कौम के साथ शेयर किए जाएंगे और एक दिन में किए जाएंगे। आज का दिन भी था, मंगल का दिन भी था। अब देखना यह कि चौधरी साहब मंगल का जो दिन है उसमें कोई इंकशाफात फरमाते हैं, या आपको पता है हमारी एक तरह के मेमोरी लैप्सेस होते हैं, रोजाना कोई ना कोई कहीं ना कहीं बड़ी डेवलपमेंट होती रहती है, हमें तो ये नहीं याद रहता
कि सुबह नाश्ते में हमने क्या खाया, तो शाम तक तो बहुत कुछ हो चुका होता है कि क्या क्या डिटेल्स हैं या नहीं है। तो चौधरी साहब ने जो कल बातें की, फिर उनके अंदर का एक दबंग चौधरी बहर आया है। एमक्यूएम पे उन्होंने बड़े सीरियस अटैक किए, और अभी एफआईए वाला केस, जो गिलानी साहब वाला केस है, उसको नहीं भूल रहे। बहुत सारे लोग उनको पिक नहीं कर पा रहे। कल भी उन्होंने एफआईए को फिर उन्होंने रगड़ा दिया है। उनका गुस्सा यही है कि कैसे वजीर आजम ऑफिस या हाउस के एक टॉप वहां ब्यूरोक्रेट ने डीजीएफआईए को बरह रास्त फोन करके क्यों कहा है कि आप वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की जो आपकी इंक्वायरी है, इसको कराची से उठा के इस्लामाबाद शिफ्ट करें, और कर दी गई। और चौधरी साहब को उन्होंने हवा नहीं लगने दी डीजीएफआईए ने। सो उन्होंने कहा है कि ये जो बड़े बड़े मेगा ये करप्शन केसेस हैं, इनको भी ओपन करेंगे। अब ये नहीं पता वो थ्रेट किसको दे रहे हैं, क्योंकि वो जो उन्होंने इंक्वायरी शिफ्ट की गई है और वो गिलानी साहब को क्लीन चिट देने की जो कोशिश एफआईए कर रही है, उसके पीछे नवाज शरीफ साहब है। मैं पहले भी कह चुका हूं, दावे से कह रहा हूं कि उनकी जो मुलाकात हुई थी गिलानी साहब से, उसमें गिलानी साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी इस इंक्वायरी को कराची से शिफ्ट करके आप इस्लामाबाद लेके आएं और इसको किसी तरीके से मेरी जान छुड़वाएं। तो नवाज शरीफ साहब ने उस पर हामी भर के एक ब्यूरोक्रेट को कहा था कि आप इंक्वायरी इनकी चेंज करवाएं। सो ये मैसेज नवाज शरीफ साहब को भेजा है इन्होंने, चौधरी निसार अली खान साहब ने, कि अब इसमें दो चीजें हैं। या तो मियां नवाज शरीफ साहब खुद रिक्वेस्ट करें चौधरी साहब की, अपनी आप पर बहुत बड़ी आसमान जितनी ईगो है उनकी, या फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब खुद फोन करें। अब इनको चौधरी साहब को गुस्सा ये है कि ये जो गिलानी साहब हैं, ये जाके नवाज शरीफ साहब से फोन करवा रहे हैं एफआईए को। भाई फोन अगर करवाना है तो आप मेरे पास हैं, आप मुझे रिक्वेस्ट करें, मैं ये डीजीएफआईए को कहूं ना कहूं, वट करूं। सो ये बहुत सारे लोगों को कहानी समझ नहीं आ रही। बड़ी आसान मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूं, और आपको मुझसे ज्यादा समझ है इस बात की कि नून लीग के अंदर 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है चौधरी निसार साहब का, और एक बाकी सबका मिला ले। तो यहाँ पे ये 2 हुकूमतें चल रही है, एक हुकूमत नहीं है। तो ये पैटर्न है हर जगह। जिस तरह ये एमक्यूएम के मसले के ऊपर भी फॉर एग्जांपल ये इस बयान के बाद इनके एमक्यूएम ने रिएक्ट किया और कहा कि शतुल बाद रिजाइन करें या फारिग करें, जबकि मेरी इतला ये है कि कुछ अरसे पहले तक जो है जो दूसरा ग्रुप है, मियां नवाज शरीफ का ग्रुप कह लें उसको, उनकी तरफ से वो पॉलिटिकली सोच रहे थे कि इसमें कंप्रोमाइज कैसे होता है कि कराची में पीपल्स पार्टी है और पीटीआई आ रही है, तो हम ये एमक्यूएम के साथ वो कुछ इनको रिलीफ दें। तो उनके यहाँ ये सोचा जा रहा था कि यार अल्ताफ हुसैन से ही पूछ लेते हैं कि भाई साहब आप अपना नया गवर्नर दे दें अगर आपको पुराना गवर्नर नहीं है। तो मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि अल्टीमेटली ये जरूर है कि एस्टेब्लिशमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सिंध के गवर्नरशिप के लिए, मगर पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर। फैसला ये उनका है। ये एमक्यूएम का भी फॉर एग्जांपल उन्होंने डिसाइड करना है कि उतारें गवर्नर या रखवाएं। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपने कहा जी ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला, बिल्कुल हम सारे प्राइम मिनिस्टर साहब के पीछे खड़े हुए हैं। ये जो जाके इन्होंने मुलाकात की थी अशरफ गनी साहब से, इन्होंने आर्मी चीफ ने, या हमारे वहाँ पे बाकी जो ओहदेदार बड़े बड़े गए थे, या वो वहाँ पे जीएचक्यू आए थे, तो ये नवाज शरीफ साहब की इसमें अप्रूवल शामिल थी आपका ख्याल है? नंबर 1, जब वो वहाँ डेविड कैमरॉन से मिलने गए थे, जनरल रहील साहब, वहाँ मुलाकातें हुई उनकी। जब जॉन कैरी से यूएसए में उनकी मुलाकात हुई, चाइना में टॉप लीडरशिप से हुई। तो आप समझते हैं सारी अप्रूवल जो है नवाज शरीफ साहब देते हैं? मैं बिल्कुल नहीं समझता कि नवाज शरीफ फिर गवर्नर की कैसे आप कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते? मैंने कहा कि कानूनन उनके पास इख्तियार है, मगर कराची में एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के पूछे बगैर वो गवर्नर नहीं लगाएंगे। हम तो ये मैंने ये इस तरह कहा था। अमलान नवाज शरीफ का कोई इख्तियार नहीं है। पीपल्स पार्टी इतनी नहीं लेटी हुई थी इस एस्टेब्लिशमेंट वो बैंड थे, ये लेटे ये हैं। इन्होंने तरीका ढूंढ लिया कि भाई साहब कोई नहीं छेड़ना, ये धरने के बाद से इस मुल्क की सियासत बदल चुकी है। वो नवाज शरीफ जो एक प्री धरना नवाज शरीफ साहब थे, एक पोस्ट धरना नवाज शरीफ है। इसका आप क्रेडिट या डिसक्रेडिट इमरान खान साहब को आप दे लें, मगर पोस्ट धरना नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनको एक बात की समझ आ गई है कि स्ट्रेटेजिक मामलात में और खास मामलात में जो है ये इंटरफेयर नहीं करना। मगर ये जरूर मैं कहूंगा कि इस गवर्नर की अपॉइंटमेंट में वो दरमियानी रास्ता भी है। वो ऐसा नाम देंगे जिससे उनको एतराज ना हो, और उनको भी कोई ऐसी नहीं, वो भी चाहेंगे कि नाम इनकी तरफ से ही आ जाए। उनको एतराज होगा तो म्यूचुअल उसके साथ कंसेंट के साथ आएगा। ये नहीं वो कहेंगे कि हमारी मर्जी का लगाएं। वैसे आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को धरने के बाद समझ आइए कि सारे फैसले जो है ना वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ही करती रही है अब तक। आपको याद नहीं है जब वो मेमो कमीशन हुआ था, सारा ये काले कोट पहन के मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब बाकायदा पेश हुए थे, और आधे घंटे में कमीशन भी बन गया था, किसी को नोटिस भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो तो उसी वक्त की ताकत समझ गया था कि जनरल कियानी और जनरल पाशा की ताकत इतनी है कि उनके कहने पे उन्होंने मुद्दाई बने, और फिर कभी मुड़ के देखा ही नहीं है कि वो कहाँ गया कमीशन, क्या बना, उसकी फाइंडिंग क्या हुआ, प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, फॉलो अप्स नहीं हुए। सो मियाँ साहब बड़े समझदार हैं।
इनका पब्लिक पर इनका फेस एक और है, एक अच्छे पॉलिटिशियन की तरह ऐसे ही होता है, एक प्राइवेट एक बिहाइंड द सीन्स वो है, और वही कुछ वो करते आए हैं जो उनको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गाइड करती रही। चलो एक अच्छा सा एक बेहतर लफ्ज तलाश करते, जो उनकी रहनुमाई करते रहे कि मियाँ साहब आपने ऐसे ऐसे करना है। वो चाहे जनरल कियानी से शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान की 12 खुफिया मुलाकातें हों, या उसके बाद खुद इनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काले कोट पहन के पेश होना, उन सबको पता था कि पाकिस्तान में फैसले जो है ना ये वहीं से होते हैं, बाकी एक्टिंग थी है जो आपके मेरे सामने की जाती है। केस से मैं आपके साथ ये शेयर जरूर करना चाह रहा हूँ। आप जिक्र कर रहे थे कि हमारे दोस्त शाहीन से भाई साहब ने सबसे पहले हमें लिंक भेजा। मुझे ये लिंक एक्चुअली उनसे भी पहले हुसैन हक्कानी साहब ने भेजा था, और उसके अंदर एक छुपा हुआ एक मैसेज था, उनका बुनियादी तौर पे भेजने का वो एक था, एक उसके अंदर कहा नहीं उन्होंने, बट मुझे नजर आ रहा था वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये मेरे पे तो पाजा साहब ने इल्जाम लगाए थे जो कि बाद में साबित नहीं किया, तो मैं तो फारिग हो गया। ये जो इल्जाम है तो उनका ख्याल था कि हम उसके ऊपर तो भी बात करेंगे, तो मेरा ख्याल पता नहीं कितना टाइम है अभी बात करने का। बात का ये है कि मुझे एक मेरे प्रोड्यूसर साहब अदील राय साहब ने मेरे कान में कहा है, उन्होंने आमिर साहब से एक सवाल पूछे कि जनाब के 12 दफ़ा अगर खुफिया मुलाकातें होती हैं जनरल कियानी से शहबाज शरीफ की और चौधरी निसार अली खान साहब की, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे होती है खुफिया मुलाकातें, किसी को नहीं पता चलता और कुछ अर्से बाद आउट होती हैं, तो जमहूरियत को खतरा नहीं होता। जनरल कियानी और जनरल पाशा के कहने पे मेमो कमीशन में दोनों भाई जाके वहां पे वो बनते हैं, मुदाई बनते हैं, तो भी जमहूरियत को खतरा नहीं होता। और मुझे कह रहे हैं कि अगर आप कोई स्टोरी फाइल कर देते हैं, स्कैंडल फाइल कर देते हैं, तो फौरी तौर पर कहता है ये जमहूरियत के दुश्मन है, ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो वो साजिश नहीं होती रात को 12 मुलाकातें कर लें, वहाँ पे मेमो कमीशन के नाम पे वहाँ पे आप मुद्दाई बन के पेश कर लें, उसके बाद कभी अब भूल के में आप ना बता रिपोर्टर को स्टोरी फाइल कर ले तो जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो जाती है। इस दफा ये तरीकाकार जो ना बदल चुका है। पहले ये होती थी कि रात के अंधेरे में 2 बजे ये मुलाकातें होती थी, और जो 2 लोग भेजे जाते थे, अब वो 2 लोग नहीं है उस लूप में, उसमें चौधरी निसार तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो भेजे जाने का इख्तियार रखे जाते हों। अब वो मुलाकातें दिन की रोशनी में होती हैं, 2 बजे दोपहर को होती हैं, टीवी दिखाया जाता है और टीवी के बैठने के अंदाज से हमें पता चल जाए कि क्या हो रहा है। सो इसमें छुपने ढकने वाली बात नहीं थी। पहले होती थी ये बातें कि किसके मतलब क्या, उन्होंने कहा जनाब हम कोई इस तरह के इंप्रेशन भी नहीं देना चाहते कि हमारे कोई इस तरह के मसाइल हैं, आपने बताएं कहाँ का कैसे कब करना है। आप ये कहना चाह रहे हैं योर वर्ड इज माय कमांड जो है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं चौधरी निसार अली खान साहब की जरूरत ज्यादा होती है जब अपोजिशन में बैठ के आपने साजिशें करनी हूं, जब जर्नलियों से मुलाकातें करानी हूं, और वो भी खुफिया करानी। और वैसे चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं, जो मैंने अपनी किताब में भी बड़ा उनका तफसील से उस प्रोफाइल का जिक्र किया, जो वो मेरी बुक का एक सियासत कई कहानी, मैंने उसे पूरा तफसील से लिखा है कि चौधरी साहब ने हमेशा मिलिट्री साइड खुद संभाल कर रखी है। जब भी नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ लगाना होता था तो जनाब जो खुफिया मुलाकातें की जाती थी या कराई जाती थी तो चौधरी निसार अली खान साहब पे ही के जरिए कराती थी। और ये जनाब मुशर्रफ भी उन्हीं का ही चॉइस थे, वैसे बाय द वे ये चौधरी निसार अली खान साहब का थे। और ये अलहदा चीज है कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब का ट्रस्ट जो है वो चौधरी निसार अली खान साहब पे खत्म हो गया 12 अक्टूबर 1999 वाली कू के दरमियान। और किसी दिन मैंने अभी स्टोरी वो सुना नहीं है, मुझे 2-4 दफा में से मैसेजेस भी आ चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब में सॉरी नवाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान साहब में लड़ाई इनमें कैसे हुई 12 अक्टूबर के बाद, वो कितना अरसा रही, चौधरी निसार अली खान साहब कैसे नवाज लीग को छोड़ के बेनजीर भुट्टो के साथ राब्ते में थे, और इनकी बकायदा बातचीत फाइनल हो चुकी थी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, फिर कैसे सुलह हुई, कैसे वापस आए, एक लंबी कहानी है जो मैंने सुनानी है। इसी रूप से मुख्तसरन एक लाइन में खत्म कर देता हूं कि चौधरी निसार के अंदर शायद ये कंपल्सिवली ये आदत मौजूद थी, और ये 1990 की दहाई की सियासत भी कुछ ऐसी ही थी। अभी शायद मियाँ साहब ने लेसन्स लर्न कर लिए हुए हैं और हालात भी बदल गए हैं, तो इसलिए भी ये इस लूप से आउट आएंगे। ये समझ नहीं रहेंगे वो जमाने और थे, ये जमाना और है। चले मैंने ब्रेक पे जाना है, एक कमेंट करके इस टॉपिक को समअप करते हैं। मान लेते हैं कि हालात बदल गए होंगे, लेकिन आपने इतना बड़ा दावा कर दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ लेसन भी लर्न किया, आप कह लें तो मान लेते हैं, आप सीनियर आदमी हैं, ज्यादा बेहतर जान, तो हर बात पे भी आपको डिनाई करना, डिस्प्यूट करना अच्छा नहीं लगता। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हाँ जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। यहाँ मेरे साहब वैसे तो पाकिस्तानी पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत कुछ हो रहा है, हम बात भी करना चाह रहे थे, लेकिन जो कल स्टोरी जैसे मैंने कही, मुझे सबसे पहले आपको भी लिंक भेजा था शाहीन सबाई साहब ने, सबसे पहले मेरा ख्याल है कल दिन के वक्त
जब मैंने अपनी मेल खोली तो शाहीन सबाई साहब का आया हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था ये ज़रा पढ़ें उसमें, और अच्छी खासी लंबी चौड़ी ये स्टोरी थी जो वहाँ पे छपी है लंदन के बुक रिव्यू उसमें सेक्शन में। तो उसमें जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, आपका भी उनके साथ ये रब्ता रहा है, वो पाकिस्तान भी वैसे विजिट कर चुके हैं, जो उन्होंने इंकशाफात किए, अगरचे उनके आज CIA ने भी डिनाइल की है और वाइट हाउस ने भी डिनाइल की है। मैं थोड़ा सा ज़ाती तौर पर बताऊँ, पाकिस्तान के पूरे लोगों को पता है कि उन्होंने क्या बताया, मतलब उसका नटशेल ये है कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस के एक अफसर ने ही CIA को बताया था कि यहाँ पे उसामा बिन लादेन जो हमारे पास मौजूद है, उसी ने इनको सारी आके डिटेल्स बताई कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है। इसके बदले में उसको उन्होंने अमेरिकन नेशनलिटी भी दी, उसके बच्चों को भी रखा, और आजकल जो उस खबर के मुताबिक कि CIA के वो कंसल्टेंट है वहाँ पे और वाशिंगटन में रहते हैं, इसका है। और दूसरा उसमें जो बड़ी चीज़ उन्होंने की है कि उस वक्त जनरल पाशा और जनरल कियानी को इन तमाम चीज़ों का पता था कि उसामा साहब जो हैं वो यहीं पर रहते हैं, और इन्होंने मिल के पूरा इन्होंने प्लान किया कि हमने कैसे कैसे उसामा को पकड़ना है, आपने कैसे ऑपरेशन करना है, हमने कैसे अपनी अपनी फोर्सेज को इल्म नहीं होने देना है। एक लंबी कहानी है, मैं थोड़ी सी इसमें दो चार चीज़ें, वो मुझे भी आपकी तरह थोड़ी सी पढ़ने की वो है। मैं ज़ाती तौर पर कहूँ ये उनका अपना एक 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 आप कह सकते अकाउंट है, फेयर इनफ, उन्होंने कोई अपने सोर्सेज भी बताए हैं, कोर्ट के नाम तो नहीं है लेकिन इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं। मैंने 3-4 किताबें पढ़ी हैं इसी से रिलेटेड, इसी इशू पे। तो मुझे एक तो इनकी किताब में कोई नई चीज़ नज़र नहीं है। मेरा ख्याल जो भी उसामा बिन लादेन के हवाले से आप इंटरनेशनल प्रेस में छपता रहा या किताबें पढ़ते रहे, उनके लिए इसमें बहुत सारे कोई बड़े इंकशाफात नहीं है, माँ सिवा एक चीज़ के, जो कि वाकई एक बड़ा इंकशाफ हम कह सकते हैं अगर दुरुस्त है, कि जनरल कियानी और पाशा को पता था। ये बड़ा इंकशाफ है, नया इंकशाफ अगर इस पूरी इसमें से कहानी में से देखा जाए। अब मेरे लिए ये बात ये हजम करना मुश्किल है कि मैंने 3 किताबें इस पर पढ़ी हैं या 3 अकाउंट पढ़े इसी एक इशू पे कि उसामा बिन लादेन को हमने कैसे पकड़ा या कैसे किया। एक हिलरी क्लिंटन की बुक है हार्ड चॉइसेस, उन्होंने भी इस वाक्य को लिखा है और पूरा चैप्टर लिखा है, एक को 2-4 लाइनें भी नहीं है, पूरी तफसील लिखी है कि कैसे ट्रेस हुआ, किस किस तरह हुआ, और कैसे रात को उनके जिम्मे लगा कि आपने सदर जरदारी को फोन करके बताना कि हमने उसामा को यहाँ मार डाला है, और अपनी गुफ्तगू भी उसने अपनी बुक में रिप्रोड्यूस की है। दूसरी बुक जो मैंने भी रिसेंटली खत्म की है लियोन पेनेटा की, वर्दी फाइट्स, उसमें भी पूरा चैप्टर, अच्छा वो CIA के डायरेक्टर थे, उन्होंने पूरा चैप्टर लिखा है कि हमने कैसे कैसे किया। एक तीसरा अकाउंट जो जनरल मुलनका के जिन्होंने उनसे बात की थी, जनरल कियानी से की थी, और कियानी साहब ने डर के मारे कहा, खौफजदा हो गए कि यार आप बिल्कुल हमें नहीं, आप खुद ही अनाउंस करें। मेरा आपसे सवाल है, आपने भी अमेरिका में रिपोर्टिंग की है, 3-4 साल वहाँ वाशिंगटन में रहे था द न्यूज़ के लिए, क्या किसी एक अमेरिकन पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए लाइक हिलरी क्लिंटन, लाइक लियोन पेनेटा, जनरल मुलन, मैं तो बड़े नाम ले रहा हूँ, वो कुछ झूठ बोल सकते हैं, कोई ऐसी चीज वो लिख सकते हैं, क्योंकि CIA के डायरेक्टर को पता है कि 8-10 लोग कम से कम उस पूरे ऑपरेशन से ये वाबस्ता थे, बल्कि जो उन्होंने मीटिंग से लिखे थे बहुत सारे CIA के लोगों को पता था कि वो कैसे कैसे ट्रेस करें। क्या वो झूठ लिख सकते हैं? क्या उसके बाद हिलरी क्लिंटन लिख सकती हैं, साथ में जनरल मुलन लिख सकते हैं? क्या 3 लोग जो हैं, अगर ये प्लांटेड थी सारी चीजें, जनरल कियानी और जनरल पाशा मिले हुए थे अमेरिकन के साथ, उन्हें सारा पता था और ड्रामा किया गया, हमें सारा बेवकूफ बनाया अमेरिकन ने भी और जनरल कियानी और जनरल पाशा ने, ये मुमकिन है कि 3 बड़े लोग जो हैं जिनके मैंने नाम लिए, क्योंकि अमेरिका में झूठ बोलना बहुत बड़ा क्राइम समझा जाता है, वो कर सकते हैं। मगर आप इस तरह की किताबें पढ़ते रहे हैं, ये जनरल पूछेंगे तो यस, ये जिस तरह फॉर एग्जांपल इराक के अंदर रीजन बनाने के लिए जो मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स की जस्टिफिकेशन कॉन्कॉक्ट किया गया था, एविडेंस बनाया गया था, बहाना तराश किया गया था, उसमें अमेरिका के तमाम ही इस वक्त के जो 5 बड़े थे सब ने यही रोल अदा किया था। तो जनरली पूछेंगे हिस्ट्री के हवाले से तो बड़े बड़े झूठ उस लेवल पे बोले जाते रहे हैं। और यह मगर स्पेसिफिक इस केस पे मैं ये समझता हूँ कि सीमर हर्स्ट जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस सदी के सबसे बड़े तफ्तीशी या इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट रहे हुए हैं, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। और सबसे बड़ा तो उनका कारनामा ये था कि उन्होंने 69 में एक माइला स्टोरी के नाम से, मैसेकर के नाम से, माइला एक वियतनाम में जगह थी जहाँ पे अमरीकियों ने मैस कत्ल किए हुए थे, हज़ारों लोग मार के उनको दफनाया हुआ था। इन्होंने उसकी जो है ना रुदाद लिखी थी, जिससे कि अमेरिका में वियतनाम की जंग के खिलाफ मज़ामत शुरू हुई थी और पूरी इस दुनिया की सियासत बदल गई थी। वहाँ से पासा पलट गया था कि इंडिया अमेरिका को वियतनाम से उसकी वजह से, उस एक स्टोरी की वजह से जाना पड़ा। उसके बाद अबू गरीब की भी स्टोरी इनको आपको याद होगी, बड़ी मशहूर थी कि सारा जो टॉर्चर सेल थे वो भी इनकी स्टोरी थी। एक स्टोरी जो उनके लोगों को भूल गई हुई है, इन्होंने ये साबित किया था कि मोरारजी देसाई जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा ये 10-20 साल से CIA के पे रोल पे थे, जासूस थे और इंदिरा गांधी की कैबिनेट की सारी खबरें ये पे करते थे। इन्होंने उनका नंबर, चेक्स की डिटेल्स और किस किस अकाउंट में कितना पैसा जाता रहा है वो दे दिया था।
और इंडिया में कोहराम मच गया था। जाहिर है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को सीआईए का जासूस प्रूव कर दिया था इन्होंने, कोर्ट में गए थे और ये कोर्ट में जीते थे। तो ये एक इनकी हिस्ट्री रही है। मगर लेटली इन पे इल्ज़ाम ये है कि 2005 से आप देखें ना, आप इतनी अजमत आपकी बैकग्राउंड होती है तो फिर आप वो अजमत दोबारा तलाश करते तो उसके बाद से स्टोरी इनकी पिट रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने की स्टोरी पिटी कि जी ईरान पाकिस्तान के साथ मिलके जो है ना ट्रेनिंग अमेरिका में हो रही है ईरान पे हमला करने के लिए और पाकिस्तान उसके अंदर शामिल है, वो स्टोरी थी। फिर एक सीरियन केमिकल वेपन की काफ़ी स्टोरियाँ इनकी पिछले 5-10 साल में पिट रही हैं। ये स्टोरी भी बिल्कुल एक वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कॉक एंड बुल स्टोरी, ये कॉक एंड बुल स्टोरी लगती है। इसके अंदर सोर्सेज नहीं है, सोर्सेज के हवाले से टोटली जिक्र किया है, अननेम्ड है और नाम लिया गया है तो जनरल दुरानी साहब का लिया गया है। जनरल दुरानी साहब को आपको पता है हमें एक रिटायर्ड जर्नल को 20 साल पहले 10 साल पहले जो रिटायर्ड हो गया और वो भी बड़ा पसंद करते हैं सेंसेशनल किस्म के बयान दे के खबरें में रहने के लिए, उनकी दुकान चलती रहती है, तो वो कोई नहीं है। दूसरा इसके अंदर एक जो बहुत बड़ा जो खला नजर आता है वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि ये इसलिए हुआ कि अमेरिका पाकिस्तान को पैसे तो ज़्यादा देता और दूसरा अफगानिस्तान में खुली आज़ादी देता, जो कि नहीं हुआ। हमें उसके बाद से साल तक अमेरिका ने एक पैसा नहीं दिया और इतनी हमारे हालात ख़राब हो गए उनके इंडिया अमेरिका के साथ बिल्कुल खराब। दूसरा अफगानिस्तान में उसके बाद से क्या हमें उन्होंने आज़ादी देनी थी, वो खुद जा रहे थे, उन्होंने अपनी पॉलिसी देखनी थी। तो उसके अंदर ये वाली स्टोरी के अंदर ना वो वाली काफ़ी इस तरह के होल्स हैं, इस तरह के वो हैं कि वो ये कोई इतनी मैं भी डिसअपॉइंट हुआ, मैं बड़ा फैन रहा हूँ। मुझे इनसे मुलाकात का भी वाशिंगटन में मौका मिला है और मैं खास तौर पे एक दफा इनको सीख करके इनके पास बैठा और इनसे पूछता रहा या सारा, तो मैं बड़ा इनकी किताबें भी पढ़ता रहा हूँ। सो मैं इनका बहुत बड़ा मद्दा था, मगर मैं भी मायूस हूँ। मुझे कोई मतलब मैंने कहा ना कि मुझे भी ये इनकी बुक्स वगैरह चीजें पढ़ते रहते हैं। पाकिस्तान क्यों अपनी फौज की तजलील कराएगा और उनके साथ मिलकर ऑपरेशन करेगा, जिसकी वजह से आपने सबने मिलकर इतनी ज्यादा फौज की बेइज्जती की, एबटाबाद कमीशन के अंदर बेइज्जती हुई, क्यों कोई करेगा? इट डजंट मेक सेंस। अच्छा, मुझे याद पड़ता है एक ब्रिगेडियर एफ अली, मेरा ख्याल है 80+ इनकी एज है, आई होप कि मैं उनका नाम ठीक ले रहा हूँ, ये ब्रिगेडियर एफ अली। और बाकायदा एक मेरा ख्याल है यहाँ केस हुआ था एक मिलिट्री में कू से रिलेटेड कुछ, उस वक्त भी इन पे आ रहा था, आजकल शायद कनाडा में है। मैंने एक वो पढ़ा था, एक ब्लॉग पढ़ा था फौरन जब एबटाबाद का वाकया हुआ था, उन्होंने सारी डिटेल को 3-4 दिन बाद अपने ब्लॉग में लिख दी थी, जो इन्होंने आज को वो लिखी है सारी की सारी। बल्कि आज मैं उनको भी देख रहा था, ओवन बेनेट जोन्स जो हैं वो जो बीबीसी के हैं, उन्होंने भी एक पुराना लिंक इसी ब्लॉग न्यूज़ के दोस्त हैं वाजिद अली सैयद, उन्होंने भी एक न्यूज़ के अंदर स्टोरी लिखी थी। बाय द वे आप उनको क्रेडिट भी दें बाकायदा। वाजिद अली सैयद जो हैं वो वाशिंगटन में होते हैं, न्यूज़ और जियो के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, बड़ा शानदार इंसान है। तो ये चीज़ें उसमें ब्रिगेडियर साहब जो हैं एफ अली, आई होप अगेन मैं रिपीट करूँगा, मैं नाम उनका ठीक ले रहा हूँ, उन्होंने लिखा था उस पर। और उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है, पिछले दिनों मैंने खरीदी, अभी मैंने उसको पढ़ना है, वैसे उसमें बड़ी डिटेल्स होंगी। उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी थी। उनका ये अकाउंट था कि एक पाकिस्तान का इंटेलिजेंस अफसर जो थे वो जब यहाँ से फारिग हुए वो दुबई जाकर मिले। ये तो लिखते हैं इस्लामाबाद से है, ये कॉमन सेंस की बात है कि हमारी इंटेलिजेंस का जो बंदा है अगर वो यहाँ से छोड़ रहा है, वो कभी भी जाके वो सीआईए के स्टेशन ऑफिसर को इस्लामाबाद में नहीं मिलेगा। दरवाजा नहीं खटखटाया जाता, उसके करीब नहीं कोई जा सकता, उसके जा नहीं सकता, क्योंकि आईएसआई जो है पूरी की पूरी उसको पता है कि आप कम से कम इस्लामाबाद की हद तक तो पता होगा सीआईए से कौन मिल रहा है या कौन नहीं मिल रहा। सो ये मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस का अफसर जो है वो जाके वो इस्लामाबाद के स्टेशन अफसर को मिले और उसको सारी ये रुदात सुना दे। मैं नहीं मानता। हाँ, ब्रिगेडियर एफ अली साहब ने जो बात लिखी थी वो मुझे आके कैल करती है। उन्होंने उस वक्त लिखा था फौरी तौर पर। अच्छा, हमारे जब तक कोई क्योंकि अननोन से हो गए थे, लिया उनका नाम सामने नहीं है ब्रिगेडियर साहब के, इतने बड़े जो अंदर की स्टोरी उन्होंने निकाली थी वो ये लिखते हैं उनके उस पर ब्लॉग पे अपने पे। अब मैंने ढूंढने की कोशिश की है, मुझे कहीं से मिल नहीं सका, हम दोबारा भी कोशिश करेंगे। जो ब्लॉग था उनका, उसमें ये उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी ऑफिसर जो थे ये दुबई गए, इन्होंने जाके दुबई में उनसे सीआईए के स्टेशन अफसर से मुलाकात की। उसने बाद में अमेरिकन को कहा कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, जिसको वेरीफाई करने के लिए उन्होंने कहा था मेरी शर्त ये है कि पहले मेरे बच्चों को यहाँ से अमेरिका भेजें, इनको नेशनलिटी दें, फिर जो उसकी अमाउंट जो है इसकी $25 मिलियन वो भी मुझे दिया था। ये लिख रहे हैं कि ये $25 मिलियन जो है, अब इनकी स्टोरी के मुताबिक वो मिला था इनमें, इन्होंने आपस में बांटा होगा, मतलब नहीं, इन्होंने भी जिक्र ये उन्हीं स्टोरीज पे उसको मिला है $25 मिलियन, वो अमेरिका में बंदा रहता है और वो भी कंसल्टेंट है सीआईए में। नाम इन्होंने लिखा है, एक मेजर डॉक्टर की बात की, जो मेजर डॉक्टर नहीं है वहां पे, वो सिर्फ डॉक्टर है, आप बता रहे हैं। वो डॉक्टर बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बल्कि इमरान खान को जब इनको आपको याद होगा हड्डी का मसला हुआ था, आमिर अजीज जो है, तो आमिर अजीज ने इमरान खान का भी किया है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो रहे हैं।
इनके इनके फिजियो रहे हैं और इनके डॉक्टर हैं। बड़ा नाम है आमिर अजीज का, लाहौर में तमाम लोग उनको अच्छी तरीके से क्रिकेट में जानते भी भी हमारे हैं। साथ हाल इसीलिए तो नहीं हो रहा, ये तो बड़े ताने बाने कहीं और चले नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, बहरहाल वो आमिर अजीज को जो है उस वक्त भी मुझे याद है FBI ने इनको उठा लिया था जब ये 9/11 के बाद। उन पे इस वक्त ये था कि उन्होंने उसामा बिन लादेन का शायद उन्होंने ऑपरेशन किया था। खैर वो बाद में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह की और वो बाइज्जत तौर पर घर वापस आ गए थे आमिर अजीज जो हैं। सो उनके बारे में लिखते हैं कि वो मेजर डॉक्टर हैं, जो आमिर अजीज मेजर डॉक्टर नहीं है, वो वैसे डॉक्टर हैं, बड़ा नाम है उनका उनका इसमें। सो ये जो उनके ब्रिगेडियर उनका F का अकाउंट है, F अली का, वो ऑलमोस्ट इन्होंने उसमें किया बहुत सारी चीजें जो मुझे लगता है उन्होंने कॉपी पेस्ट की हैं। नई चीज जो उनको किसी इंटेलिजेंस सोर्स ने बताई है वो एक ही है, वो जनरल कियानी और जनरल पाशा की अमेरिकन के साथ मिलके कोलैबोरेशन है, पूरा प्लान है। लेकिन मेरा जहन अभी तक वहीं फंसा हुआ है कि बिल क्लिंटन ने एक झूठ बोला था मोनिका लेविंस्की पे, उसको इंपीचमेंट फेस करनी पड़ गई थी। क्या हम ये तस्वर कर लें अगर इनका अकाउंट ठीक है तो फिर उसके बाद हिलरी क्लिंटन जो है जो 2016 में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं तो उन्होंने भी झूठ बोला था, कवर अप किया था, तो क्या उसके बाद अमेरिकन नेशन जो है वो बर्दाश्त कर लेगी कि इससे पहले के जब मियां साहब बिल क्लिंटन ने झूठ बोला कौम से, अब बेगम साहिबा ने जो किताब लिखी हॉट चॉइसेस, उन्होंने वो अकाउंट लिखा है जो कि झूठा था, जो कवर अप था। तो ये तो बहुत बड़ा मेरा ख्याल उनके प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। लास्टली मैं कहूंगा मुझे समझ नहीं आती कि अमेरिकन जर्नल्स किताबें लिखते हैं, अमेरिकन वहाँ पे डिप्लोमेट्स लिखते हैं, अमेरिकन वहाँ पे बड़े ओहदेदार उनके सदर लिखते हैं, उनके आप कह सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिखते हैं, ये पाकिस्तानी जर्नल क्यों नहीं लिखते? ये जनरल पाशा साहब क्यों नहीं अकाउंट अपना लिखते? जनरल कियानी क्यों अपना अकाउंट नहीं लिखते? इतने बड़े बड़े नाम रहे और हर कंट्रोवर्सी में उनका नाम आ रहा है, वो चुप करके मजे कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी किताबें फौजियों ने ही ज्यादा लिखी हैं और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो भी गलत हुआ उस पर मैंने रोका था, जो सही हुआ वो सिर्फ मेरे मशवरे से हुआ। तो पहले बात ये इस तरह की है। जनरल खादिम हुसैन की बांग्लादेश पे किताब इज एन एक्सेप्शन, इस तरह की एक दो किताबें आप कह सकते हैं जो एक्सेप्शन है। जी जी, रिसेंट हिस्ट्री में। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो बड़े सीरियस इसमें इल्जामात हैं ब्रेक में भी और इसको हमें एबटाबाद कमीशन को रिविजिट करके ये जो आखिरी आपने इल्जाम किया ना कि जनरल कियानी पे और पाशा पे ये इल्जाम है कि ये अमेरिकन किस हद तक मिले थे, इन्वेस्टिगेट जरूर होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। जो मेमो केस अगर हो सकता है इन्वेस्टिगेट तो ये क्यों नहीं हो सकता? सर मैं अब आप फिर वही कहेंगे गुस्ताखी होना चाहिए, गुस्ताखी हो जाएगी। आप देख NLC में 3 आपके जर्नल शामिल थे, इंक्वायरीज हुई, साबित हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। ISI असगर खान केस में जनरल दुरानी और जनरल बेग पे चीजें साबित हो गई, GHQ को कहा गया, कुछ नहीं कहा गया। अब आप कह रहे हैं कि मेमो गेट को कौन इन्वेस्टिगेट करे? जिनके खिलाफ इल्जाम आते हैं वही अपने आप को इन्वेस्टिगेट करें। आप भी खेलने को चांद मांग रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। आमिर साहब अब आते हैं एक स्टोरी की तरफ। कल डॉन में मुबारक ज़ेब खान हैं, तो बड़े अच्छे वो भी रिपोर्टर और पर्टिकुलरली FBI को बड़ा अच्छा करते हैं और कह सकते इकराम होती के बाद अगर आके FBI को खंगाला है और अच्छी खबरें कि मुबारक ज़ेब खान इस वन ऑफ देम। और दोनों पश्तून थे, शायद पश्तूनों को अब उस जमा तफरीक हिसाब किताब शायद ज़्यादा समझ आता है क्योंकि इकराम होती साहब भी वो पश्तून थे, तो वो उन्होंने बड़ा CPR को, अगर उस वक्त CPR होता था और ये जो है ये मुबारक ज़ेब जो है वो क्लेम करते थे इकराम होती साहब के मेरा शागिर्द है। अब ये मुबारक से पूछना बाकी है कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स कहते हैं इनकी, बहुत अच्छी हैं उस पर शायद अब पश्तूनों का वही वाला जमा, इनकी मैथ हिसाब किताब ना इदाद व शुमार शायद हमसे बेहतर होंगे। तो दोनों बड़े अच्छे अपने 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 उसके रहे हैं, ये रिपोर्टर हैं जो FPR करते हैं। एक बड़ी अच्छी स्टोरी निकाली मुबारक ज़ेब ने कल, हम उसका एक तरह का फॉलो अप कर रहे हैं और उस स्टोरी को सामने ला रहे हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ पे FBI जो है इसका इंटेलिजेंस, इसका विंग जो है वो इस बात पे परेशान है कि जिसकी अमाउंट वैसे तो जो मार्केट में उसकी रिपोर्ट की जाती है कि जो बिलावल हाउस बना के दिया था मलिक रियाज साहब ने बैरिया टाउन में, तो मार्केट में जो उसकी कीमत आती थी वो 6 रुपए थी। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें ये नहीं पता चल रहा जो FBR के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इसका मालिक कौन है। जो टोटल वैल्यू उन्होंने निकाली है जो उनको बताई जा रही है वो 48 करोड़ रुपए के करीब है कि 48 करोड़ में बना है। और जिसमें वो ये कहते हैं कि उसकी अच्छी खासी पेमेंट जो है जरदारी साहब जो हैं उन्होंने तकरीबन 17 करोड़ रुपए की उन्होंने पेमेंट कर दी है, तो बाकी अभी उनकी 31 करोड़ समथिंग की या इससे ज़्यादा कुछ अभी उससे रहती है अमाउंट। बस चलो ये तो अपनी जगह पे ठीक है। अब सवालात इसमें 2-4 हैं जो मुबारक ज़ेब ने अपनी स्टोरी में उठाए हैं। वो पहली बात तो ये पूछते हैं कि किसी का पता नहीं है कि ये किसकी जायदाद है, किसके पास है, इसका मालिक कौन है। ज़रा आप इस मुल्क की ब्यूटी देखें। ये लोग तो कहते हैं ना जमहूरियत का हुस्न देखें, हम वैसे कह देते हैं कि आप इस मुल्क के इदारों की ब्यूटी देखें कि 6 रुपए का 100 कार्ड मुबैना 6 रुपए, क्योंकि वो कहते हैं 48 करोड़ रुपए का है,
इतना बड़ा वहां पे पैलेस बनता है और ये पता नहीं चलता इस मुल्क में कि इसका मालिक कौन है। नंबर वन, ये तस्वीर इसकी ये दिखा रहे हैं टीवी पे इस वक्त, और मैं रिसेंटली अभी लाहौर देख के आया था इत्तफाकन जो है ख़ास तौर पे। और वो उसके बाद लाहौर का वो जो तख्त लाहौर जो आप जिक्र करते हैं शाही किला होता था ना, यकीन करें इसकी जो शान शौकत है ना उससे बहुत ज़्यादा है। 6 अरब भी जो है ना इसका वो बड़े कंजर्वेटिव एस्टिमेट हैं, मेरा ख्याल है इससे बहुत बड़ी अमाउंट है। आप जारी रखिए अपना। अच्छा, बड़ी मजे की चीज ये है, वो कहते हैं जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो रजिस्टर्ड है यहाँ पे इनके पास, SCCP के पास है, तो उन्होंने इसके जरिए भेजे आके खरीदा है। और जरदारी साहब का वो फरमाते हैं कि उनका कोई ये जो है ना कोई फरहतुल्लाह बाबर साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया जो उनके स्पोक्स पर्सन है। तो बाबर साहब कहते हैं कि बिलावल हाउस जो वह लाहौर में है तो वो उनकी जरदारी ग्रुप की मलकियत है, आसफ जरदारी की नहीं है। तो अब ये पता करना पड़ेगा कि बिलावल ग्रुप को या किसकी फिर उसकी मलकियत है। अगर जरदारी साहब की मलकियत नहीं तो फिर किसकी है। सवाल 2-4 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मलिक रियाज साहब कहते हैं कि ये जो है ये हमारी अभी प्रॉपर्टी है क्योंकि अभी पूरी पेमेंट नहीं हुई, लिहाजा उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। नंबर वन, वो ये फरमाते हैं कि अगर अब आपको याद होगा मलिक रियाज साहब पे जो सबसे बड़े इल्जाम उस वक्त लगते थे, एक शुएब सडल साहब की एक रिपोर्ट आई थी कि 125 अरब रुपए की टैक्स इवेजन इनकी थी। अरसलान इफ्तिखार का भी जिक्र करना बड़ा जरूरी है इनके साथ, जिन पे 5 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के उनके मुकदमे बने थे। वो ये कहते हैं मलिक रियाज साहब को टैक्स नहीं देते, ये रिसेंटली तक तो नहीं देते। इस साल भी गोशवारे जमा किए हैं तो मेरे उसमें नॉलेज में नहीं है। वो कहते हैं कि मेरी इनकम शायद इतनी नहीं है कि मैं दे सकूं। अगर उनकी इनकम इतनी नहीं है तो फिर ये इवन 48 करोड़ को भी ले लिया जाए अगर, तो 48 करोड़ रुपए का घर उन्होंने कैसे बना के दिया और जरदारी साहब को ही बना के क्यों दिया। नंबर वन। दूसरी बात, जरदारी साहब ने एक नॉन प्रॉपर्टी एक उसे टैकून से क्यों उन्होंने घर बनवाया जिसकी पेमेंट जो है अभी तक उनको नहीं की। कि क्या ये जो डील है ये सबको मिलती है या इस मुल्क के लिए पीपल्स पार्टी का सरबराह होना जरूरी है या इस मुल्क का सदर होना जरूरी है या कराची में आपकी हुकूमत होनी जरूरी है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं कि इतनी बड़ी आपने जदाद किसी को बना के दी है और 48 करोड़ का सिर्फ आप कह रहे हैं चलें दें। मैं कहता हूँ लीगली तौर पर मान लेते मलिक रियाज साहब के तमाम एसेट उनके लीगल है, उनकी मेहनत की है, लोग उनकी तारीफें भी करते हैं। बल्कि आपको एक मजे की बात बताऊं, आज मैं अपने बेटे का, मेरा वहां पे पेपर था ओ लेवल का, वहां टैक्सी ड्राइवर मुझे मिल गया लतीफ, ये 12 खऊ के। उन्होंने मुझे कहा जी कि मेरे बच्ची जो है उसने टॉप किया 5वीं 6ठी जमात में, एक NGO है जो उसको स्कॉलरशिप देती है और वो NGO मलिक रियाज साहब की है। अच्छे काम भी इनके क्रेडिट पे। लोग यहां तक कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस मुल्क को लूटा भी है। एटलीस्ट कोई एक आदमी जिस पे अगर इल्जामात लगते हैं लूटने के तो उसने कुछ बना के भी दिखाया, बाकी तो लूट पाट के पैर ले गए। तो ये मैं आपको टैक्सी ड्राइवर उसकी लतीफ की बात बता रहा हूँ जो आज मुझे बताया। उसने खड़े थे, हम इकट्ठे खड़े थे अपने बेटों को लेने के लिए। उसने कहा जी मेरी बच्ची को स्कॉलरशिप जो मिल रहा है ना वो मलिक साहब की उनकी NGO दे रही है, हालांकि उसको नहीं पता था इन तमाम चीजों का। तो ये जरा इस पे कमेंट करें। उनके अपने बकौल उन्होंने अपना नाम सुल्ताना डाकू अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ। तो ये जो स्टोरीज है ना, तो ये जो सदर साहब की टैक्स वाली रिपोर्ट थी उसके अंदर बड़ी कहानी थी कि ये जो दस्तरखान है और ये जो फैला हुआ पहलू है ये कितना असली और कितना नकली है, इसकी तफसील मैं आज में नहीं जा सकती। मगर ओनली इन पाकिस्तान के नोन है मलिक रियाज साहब। और जब उनसे आप इस तरह का महल लेते हैं बैरियर टाउन में, फॉल द प्लेसेस, और ख़ास तौर पे जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हों कि 5 लाख एकड़ ज़मीन इनको दी गई है, आसिफ जरदारी साहब ने इनको दी है मलिक रियाज को। और ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनका स्टार जो है, मेरी दफा हमारी गजल भी सुन लेना पूरी। तो एक मिनट में वो एक लास्ट जुमला कि वो कह रहे हैं उनके बकौल के ये आसिफ जरदारी साहब का जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बकौल जो स्टार्ट हुआ हुआ है वो बम्बिनो सिनेमा के अंदर ये टेक्टें ब्लैक करते थे। मैं नहीं कह रहा है, मैं उनकी शान में नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, मगर मिर्जा साहब कह सकते हैं ये बातें। तो ये FBR को किसी को ये इस पे जारी रखेंगे, इस पे बात करेंगे। FBR से भी जरा पूछेंगे कि अगर जरूरत है जरा किसी ताकतवर आदमी पे हाथ डाल के आप दिखा दे जरा, वैसे तो बड़े शेर बनते हैं सारे, पर इस पे हम बात करते रहेंगे। मैं जरा उस पे आता हूँ, जरा एक अपना हम रोना रोल है, अपना दुख जरा शेयर कर लें। वो है यहाँ पे आमिर मलिक का, जो उनके काशिफ अब्बासी साहब के प्रोड्यूसर थे। यहाँ पे नौजवान आदमी, खूबसूरत आदमी, और ये डेरा इस्माइल खान का रिवायती सराकी मैं कहूँगा, उसने जितनी मोहब्बतें आके यहाँ पे बांटी और जिस तरीके से लोगों से मिलना जुलना उनसे, मैं अब उसकी क्या कहूँ। मुझे बिल्कुल, मैं कहूँगा मेरे 2 भाइयों की डेथ हुई पिछले 2 सालों में, मुझे ऐसे लगा, मुझे टीवी पे कहने पे हर्ज नहीं आमिर मलिक की करके, जैसे मेरे तीसरे भाई की डेथ हुई हो। इतना मतलब खूबसूरत आदमी, जवान आदमी, मंगनी पे जा रहा था। एक्सीडेंट जो मैं रोता रहता हूँ कि हमारे इलाके में ना कोई सड़कें हैं सर, ना कोई वहाँ पे कोई आपको हॉस्पिटल मिलते हैं, ना कोई ट्रामा सेंटर है साउथ में। वही सड़क, वही कंटेनर, वही वहाँ पे रोड्स, कोई मर गया, कोई जी गया, किसी की किस्मत घर पहुँचा ना पहुँचा, और बेचारा अपनी मंगनी पे जा रहा था सर, जो उसके दुख की बात है। तो एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल नुकसान हुआ है इसका। न इस्लामाबाद के तमाम जितने भी सहाफ़ी हैं वो बड़े सैड हैं इस पर। और आमिर मलिक एक मैन
यंग मैन फुल ऑफ लाइफ, और मेरे साथ बड़ा उसका एक जाती तौर पर प्यार हर एक के साथ मेरे ख्याल बड़ा में मुझे तो बड़ा मुख्तसर मौका मिला, मगर उसके अंदर एक ऊज आउट करती थी वो, बाकायदा इतनी नज़र आती थी उसकी मोहब्बत और शफकत जो है। बाकी तकलीफ जवान मौत की तकलीफ होती है, ख़ास तौर पे ये इन इलाकों की सड़कें जो आप जिक्र अक्सर बिल्कुल करते तबाही रहते है। हैं, ये लिया ये वो काफ़ी ऐसे लिया, इलाके हैं, बखर, ये हमारे इस्लामाबाद, मियांवाली, लाहौर, तलागंग कराची के लोगों को ये समझ नहीं नहीं है आती। कि काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जिनकी ज़िंदगी मौत का दारोमदार एक सड़क होती है जो पूरे मुल्क के साथ कनेक्ट करती है, वो उनकी सारी ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द होती है। लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में एक सड़क पे ज़िंदगी डिपेंडेंट नहीं होती है। डेरा इस्माइल खान मैं जा चुका हूँ, वो एक ही सड़क जाती है, पिछले 20 साल से उसका कोई ना कोई टोटा खराब रहता है और पूरा इलाका जुड़ा हुआ है। एक्सीडेंट आप देख लें, एक्सीडेंट। मैं तो ये रोना रो, तो मैंने वो कह रहे हैं रैप अप करना है इसको, अब उस बात को खत्म भी करना है हमने, कि यहाँ से आप शुरू इस्लामाबाद से आप चलें, यहाँ से तलागंग उतरे मोटरवे से, मियांवाली, बखर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ तक चले जाएं, लिया तक, आपको कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगी, कोई पेट्रोलिंग नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। कोई मर रहे, जिए, जिंदा रहे ना रहे, रियासत, रियासती इदारे, आपका NHA, आपकी मोटर पुलिस, इनका तल्लो के नहीं है। ये इंसान इस साइड पे बचते रहे। शहबाज शरीफ ये तो साहब की रहते नहीं। तख्तियां बड़ी मिलेंगी आपको कि इस जगह पे काफी जगह पे इनॉग्रेशन हो चुकी हैं और फीते कट चुके हुए और हैं एक कई और चीजों में। नौजवान जो है एक्सीडेंट की उसमें गया है, और उनकी माँ के, उनकी फैमिलीज के साथ हमारा एक ज़ाती तौर पर कंडोलेंसेस करते हैं उनकी वालदा साहबा के लिए, उनके भाइयों के लिए, उनके दोस्तों के लिए। एक बहुत खूबसूरत नौजवान और बहुत प्रोफेशनल आदमी की डेथ हुई, जो हमारे लिए सब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। कराची में एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के पूछे बगैर वो गवर्नर नहीं लगाएंगे। हम तो ये मैंने ये इस तरह कहा था। मतलब अमलान नवाज शरीफ को कोई ये इख्तियार नहीं है। पीपल्स पार्टी इतनी नहीं लेटी हुई थी इस एस्टेब्लिशमेंट वो बैंड थे, ये लेटे ये हैं। इन्होंने तरीका ढूंढ लिया कि भाई साहब कोई नहीं छेड़ना। ये धरने के बाद से इस मुल्क की सियासत बदल चुकी है। वो नवाज शरीफ जो एक प्री धरना नवाज शरीफ साहब थे, एक पोस्ट धरना नवाज शरीफ है। इसका आप क्रेडिट या डिसक्रेडिट इमरान खान साहब को आप दे लें, मगर पोस्ट धरना नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनको एक बात की समझ आ गई है कि स्ट्रेटेजिक मामलात में और ख़ास मामलात में जो है ये इंटरफेयर नहीं करना। मगर ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इस गवर्नर की अपॉइंटमेंट में वो दरमियानी रास्ता भी है। वो ऐसा नाम देंगे जिससे उनको एतराज़ ना हो, और उनको भी कोई ऐसी नहीं, वो भी चाहेंगे कि नाम इनकी तरफ से ही आ जाए। उनको एतराज़ होगा तो म्यूचुअल उसके साथ कंसेंट के साथ आएगा। ये नहीं वो कहेंगे कि हमारी मर्जी का लगाएं। वैसे आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को धरने के बाद समझ आइए कि सारे फैसले जो है ना, वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ही करती रही है अब तक। आपको याद नहीं है जब वो मेमो कमीशन हुआ था, सारा ये काले कोट पहन के मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब बाकायदा पेश हुए थे, और आधे घंटे में कमीशन भी बन गया था, किसी को नोटिस भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो तो उसी वक्त ही ताकत समझ गया था कि जनरल कियानी और जनरल पाशा की ताकत इतनी है कि उनके कहने पे उन्होंने मुद्दाई बने, और फिर कभी मुड़ के देखा ही नहीं है कि वो कहाँ गया कमीशन, क्या बना, उसकी फाइंडिंग का क्या हुआ, प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, फॉलो अप्स नहीं हुए। सो मियाँ साहब बड़े समझदार हैं। इनका पब्लिक पर सब, इनका फेस एक और है, एक अच्छे पॉलिटिशियन की तरह ऐसे ही होता है। एक प्राइवेट, एक बिहाइंड द सीन्स वो है, और वही कुछ वो करते आए हैं जो उनको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गाइड करती रही। चलो एक अच्छा सा, एक बेहतर लफ्ज तलाश करते, जो उनकी रहनुमाई करते रहे कि मियाँ साहब आपने ऐसे ऐसे करना है। वो चाहे जनरल कियानी से शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान की 12 खुफिया मुलाकातें हों, या उसके बाद खुद इनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काले कोट पहन के पेश होना, उन सबको पता था कि पाकिस्तान में फैसले जो है ना, ये वहीं से होते हैं। बाकी एक्टिंग थी है जो आपके मेरे सामने की जाती है। केस से मैं आपके साथ ये शेयर जरूर करना चाह रहा हूँ। आप जिक्र कर रहे थे कि हमारे दोस्त शाहीन से भाई साहब ने सबसे पहले हमें लिंक भेजा। मुझे ये लिंक एक्चुअली उनसे भी पहले हुसैन हक्कानी साहब ने भेजा था, और उसके अंदर एक छुपा हुआ एक मैसेज था। उनका बुनियादी तौर पे भेजने का वो एक था, एक उसके अंदर कहा नहीं उन्होंने, पर मुझे नजर आ रहा था वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये मेरे पे तो पाजा साहब ने इल्ज़ाम लगाए थे जो कि बाद में साबित नहीं किया, तो मैं तो फारिग हो गया। ये जो इल्ज़ाम है, तो उनका ख्याल था कि हम उसके ऊपर तो भी बात करेंगे। तो मेरा ख्याल पता नहीं कितना टाइम है अभी बात करने का। बात का ये है कि मुझे एक मेरे प्रोड्यूसर साहब अदील राय साहब ने मेरे कान में कहा है, उन्होंने आमिर साहब से एक सवाल पूछे कि जनाब के 12 दफ़ा अगर खुफिया मुलाकातें होती हैं जनरल कियानी से शहबाज शरीफ की और चौधरी निसार अली खान साहब की, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे होती है खुफिया मुलाकातें, किसी को नहीं पता चलता, और कुछ अर्से बाद आउट होती हैं, तो जमहूरियत को खतरा नहीं होता। जनरल कियानी और जनरल पाशा के कहने पे मेमो कमीशन में दोनों भाई जाके वहां पे वो बनते हैं, मुद्दाई बनते हैं, तो भी जमहूरियत को खतरा नहीं होता।
और मुझे कह रहे हैं कि अगर आप कोई स्टोरी फाइल कर देते हैं, स्कैंडल फाइल कर देते हैं, तो फौरी तौर पर कहता है ये जमहूरियत के दुश्मन है, ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो वो साजिश नहीं होती रात को 12 मुलाकातें कर लें, वहाँ पे मेमो कमीशन के नाम पे वहाँ पे आप मुद्दई बन के पेश कर लें, उसके बाद कभी अब भूल के मैं आप ना बता रिपोर्टर को स्टोरी फाइल कर ले तो जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो जाती है। इस दफा ये तरीकाकार जो ना बदल चुका है। पहले ये होती थी कि रात के अंधेरे में 2 बजे ये मुलाकातें होती थी और जो जो 2 लोग भेजे जाते थे, अब वो 2 लोग नहीं है उस लूप में, उसमें चौधरी निसार तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो भेजे जाने का इख्तियार रखे जाते हों। अब वो मुलाकातें दिन की रोशनी में होती हैं, 2 बजे दोपहर को होती हैं, टीवी दिखाया जाता है और टीवी के बैठने के अंदाज से हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। सो इसमें छुपने ढकने वाली बात नहीं थी। पहले होती थी ये बातें कि किसके मतलब क्या है, उन्होंने कहा जनाब हम कोई इस तरह के इंप्रेशन भी नहीं देना चाहते कि हमारे कोई इस तरह के मसाइल हैं, आपने बताएं कहाँ का कैसे कब करना है। आप ये कहना चाह रहे हैं योर वर्ड इज माय कमांड जो है ना। आप ये कहना चाह रहे हैं चौधरी निसार अली खान साहब की जरूरत ज्यादा होती है जब अपोजिशन में बैठ के आपने साजिशें करनी हूं, जब जर्नलिस्टों से मुलाकातें करानी हूं और वो भी खुफिया करानी। और वैसे चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं, जो मैंने अपनी किताब में भी बड़ा उनका तफसील से उस पर प्रोफाइल का जिक्र किया, जो वो मेरी बुक है एक सियासत कई कहानी, मैंने उसे पूरा तफसील से लिखा है कि चौधरी साहब ने हमेशा मिलिट्री साइड खुद संभाल कर रखी है। जब भी नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ लगाना होता था तो जनाब जो खुफिया मुलाकातें की जाती थी या कराई जाती थी तो चौधरी निसार अली खान साहब पे ही के जरिए कराती थी। और ये जनाब मुशर्रफ भी उन्हीं का ही चॉइस थे वैसे, बाय द वे ये चौधरी निसार अली खान साहब का थे। और ये अलहदा चीज है कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब का ट्रस्ट जो है वो चौधरी निसार अली खान साहब पे खत्म हो गया 12 अक्टूबर 1999 वाली कू के दरमियान। और किसी दिन मैंने अभी स्टोरी वो सुना नहीं है, मुझे 2-4 दफा में से मैसेजेस भी आ चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब में नवाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान साहब में लड़ाई इनमें कैसे हुई 12 अक्टूबर के बाद, वो कितना अरसा रही, चौधरी निसार अली खान साहब कैसे नवाज लीग को छोड़ के बेनजीर भुट्टो के साथ राब्ते में थे और इनकी बाकायदा बातचीत फाइनल हो चुकी थी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, फिर कैसे सुलह हुई, कैसे वापस आए, एक लंबी कहानी जो मैंने सुनानी है। इसी रूप से मुख्तसरन एक लाइन में खत्म कर देता हूं कि चौधरी निसार के अंदर शायद ये कंपल्सिवली ये आदत मौजूद थी और ये 1990 की दहाई की सियासत भी कुछ ऐसी ही थी। अभी शायद मियां साहब ने लेसन्स लर्न कर लिए हुए हैं और हालात भी बदल गए हैं, तो इसलिए भी ये इस लूप से आउट हैं, ये समझ नहीं रहेंगे वो जमाने और थे, ये जमाना और है। चले मैंने ब्रेक पे जाना है, एक कमेंट करके इस टॉपिक को समअप करते हैं। मान लेते हैं कि हालात बदल गए होंगे, लेकिन आपने इतना बड़ा दावा कर दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ लेसन भी लर्न किया, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। आप सीनियर आदमी है, ज्यादा बेहतर जानते हो, हर बात पे भी आपको डिनाई करना, डिस्प्यूट करना अच्छा नहीं लगता। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हाँ जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। आमिर साहब, वैसे तो पाकिस्तानी पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत कुछ हो रहा है, हम बात भी करना चाह रहे थे, लेकिन जो कल स्टोरी जैसे मैंने कही, मुझे सबसे पहले आपको भी लिंक भेजा था शाहीन सबाई साहब ने। सबसे पहले मेरा ख्याल है कल दिन के वक्त जब मैंने अपनी मेल खोली तो शाहीन सबाई साहब का आया हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था ये ज़रा पढ़ें उसमें, और अच्छी खासी लंबी चौड़ी ये स्टोरी थी जो वहाँ पर छपी है लंदन के बुक रिव्यू। ऐशरताबाद पे भी बड़े सीरियस किस्म के इल्जाम लगे। सो सहूलत मिर्जा तो आखिरी है, फिर मेरा ख्याल फिर तो एमक्यूएम में से कोई आवाज सुनने को नहीं मिलेगी जो इस तरह के डिस्क्लोजर करेगा। बेगम साहबा के जज्बात मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं कि जाहिर उनके खामद को फांसी लग रही है तो उन्होंने इस तरह जज्बाती बातें तो करनी है, मगर रियासत वो काम नहीं कर सकती जो कि एक सियासी पार्टी कर सकती है। सियासी पार्टी इस्तेमाल करके यूज करके डंप कर सकती है। रियासत को सियासी और कानूनी तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। ये इतना आसान काम नहीं था कि जस्ट बिकॉज उसने वो इंफॉर्मेशन दे दी है तो सारा जो फांसी का प्रोसेस हुआ है ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं होता, ये कानून और अदालतों के थ्रू होता है। नहीं थी तो नहीं, आम इंफॉर्मेशन जो नहीं थी, मगर ये दोबारा छोड़ने का काम जो था ये अदालतों के थ्रू हो सकता था। और अगर गवर्नमेंट जाती तो मेरा उनकी कंसिडरेशंस थी। एक डिटेरेंस भी तो होता है ना कि अगर यही तरीका मिल जाए कि हर कोई बंदा 50 बंदे मारने का कन्फेशन कर ले और उसके बाद अप्रूवर बन के छूट जाए, तो ये इसके बहुत फेज है। इसके दोनों पहलू हैं। एक पहलू ये वाला है कि दूसरों को इनकरेज करना एमक्यूएम को कि जनाब आप अपने कन्फेशन बताते जाएं तो जान छूट जाए। फिर कह रहा हूं, दूसरा जो कानून बनाए जाते हैं उसका ये तकाजा तो डिटेरेंस का होता है कि जनाब ये एक सबक भी बनना चाहिए कि ये काम करें तो उसका ये अंजाम होता है। चलो इसको मैं इसलिए क्योंकि और भी इस पे अहम टॉपिक्स पे हमने आना है, उस पर बात करनी। जस्ट मेरा जो उस पे व्यू है
कि ये कोई आम लोगों के बारे में गुफ्तगू उसने नहीं की। आपने कहा ना कोई 50 कत्ल करो, कल को आगे कह दे हाँ जी मैंने 50 की, मुझे आपको उन 50 कत्ल का और जिन लोगों के नाम लिए हैं सौलत मिर्जा ने, इनमें बड़ा फर्क है। उसमें अल्ताफ सैन का नाम है, उसमें गवर्नर इशरत उल इबाद का नाम आ रहा है, उसमें बाबर गौरी का नाम आ रहा है, और मतलब नेम उसमें और बड़े बड़े लोगों का नाम है, और उन पर कोई उसने मामूली इल्जामात भी नहीं लगे। और बाद में हमने देखा है कि जो बातें उसने आगे सौलत मिर्जा ने की थी डॉक्यूमेंट्री तौर पर भी वो साबित हुई हैं। ये नहीं है कि उन चीज़ों की कहीं ना कहीं कोलाब्रेशन हुई है। मैंने अरशद शरीफ का शो देखा था एक, उसमें बाकायदा बताया कि कैसे ये गवर्नर इशरत अल इबाद जो है इन्होंने एक समरी भेजी थी उनको प्रेसिडेंट को, इनको माफ़ी दी जाए या इनको आप इनको वो कर दे। सो बहुत सारी चीज़ें कोलाब्रेशन तो हो रही थी। उनके मिसेज की मैं बातें सुन रहा था कि कैसे कैसे राब्ते रहे। खैर एनीवे, मेरा आखिरी इसमें मैं बुनियादी बात कह रहा हूँ कि जिंदा सौलत मिर्जा जो था ना, वो इन इल्जामात की तकवीत नहीं देता था जितना का एक मरा हुआ फांसी शुदा सौलत मिर्जा के बाद ये इल्जामात की वैल्यू ज्यादा है। चलो इसी पे इसको आगे समअप करके आगे चलते हैं। कल चौधरी निसार अली खान साहब ने एक अच्छी खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मैं समझता हूँ आज जो ट्रिगर हुआ है ना सारा ये क्राइसिस हुआ, जो MQM ने फौरी तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फ़रूख सितार साहब ने। उन्होंने कहा है कि आप एक लाइन ले लें जो उन्होंने उनको कहा है, गवर्नर साहब को कहा है, इशरत उल इबाद को। कल चौधरी साहब ने कहा है कि हम सोमवार या मंगल, सोमवार तो गुजर गया आज, तो मंगल है, तो बड़ी 12 घंटे रह गए। वो ये फरमाते हैं कि जी कि हम आज मोज़म अली जो थे, जो इमरान फ़रूक कत्ल केस में जिनका नाम सामने आ रहा है, तो JAT ने उनसे तहकीकात मुकम्मल कर रही है और बड़े इंतहाई खौफनाक किस्म के इंकशाफात हैं कौम के साथ शेयर किए जाएंगे और एक दिन में किए जाएंगे। आज का दिन भी था, मंगल का दिन भी था। अब देखना यह कि चौधरी साहब मंगल का जो दिन है उसमें कोई इंकशाफात फरमाते हैं, या आपको पता है हमारी एक तरह के मेमोरी लैप्सेस होते हैं, रोजाना कोई ना कोई कहीं ना कहीं बड़ी डेवलपमेंट होती रहती है। हमें तो ये नहीं याद रहता कि सुबह नाश्ते में हमने क्या खाया था, शाम तक तो बहुत कुछ हो चुका होता है कि क्या क्या डिटेल्स हैं या नहीं है। तो चौधरी साहब ने जो कल बातें की, फिर उनके अंदर का एक दबंग चौधरी बह रहा है। MQM पे उन्होंने बड़े सीरियस अटैक किए, और अभी FIA वाला केस, जो गिलानी साहब वाला केस है, उसको नहीं भूल रहे। बहुत सारे लोग उनको पिक नहीं कर पा रहे। कल भी उन्होंने FIA को फिर उन्होंने रगड़ा दिया है। उनका गुस्सा यही है कि कैसे वजीर आजम ऑफिस या हाउस के एक टॉप वहां ब्यूरोक्रेट ने DG FIA को बरह रास्त फोन करके क्यों कहा है कि आप वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी की जो आपकी इंक्वायरी है इसको कराची से उठा के इस्लामाबाद शिफ्ट करें, और कर दी गई। और चौधरी साहब को उन्होंने हवा नहीं लगने दी DG FIA ने। सो उन्होंने कहा है कि ये जो बड़े बड़े मेगा ये करप्शन केसेस हैं इनको भी ओपन करेंगे। अब ये नहीं पता वो थ्रेट किसको दे रहे हैं, क्योंकि वो जो उन्होंने इंक्वायरी शिफ्ट की गई है और वो गिलानी साहब को क्लीन चिट देने की जो कोशिश FIA कर रही है, उसके पीछे नवाज शरीफ साहब है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, दावे से कह रहा हूँ कि उनकी जो मुलाकात हुई थी गिलानी साहब से, उसमें गिलानी साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी इस इंक्वायरी को कराची से शिफ्ट करके आप इस्लामाबाद लेके आएँ और इसको किसी तरीके से मेरी जान छुड़वाएं। तो नवाज शरीफ साहब ने उस पर हामी भर के एक ब्यूरोक्रेट को कहा था कि आप इंक्वायरी इनकी चेंज करवाएं। सो ये मैसेज नवाज शरीफ साहब को भेजा है इन्होंने, चौधरी निसार अली खान साहब ने, कि अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो मियां नवाज शरीफ साहब खुद रिक्वेस्ट करें चौधरी साहब की, अपनी आप पर बहुत बड़ी आसमान जितनी ईगो है उनकी, या फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद फोन करें। अब इनको चौधरी साहब को गुस्सा ये है कि ये जो है गिलानी साहब हैं, ये जाके नवाज शरीफ साहब से फोन करवा रहे हैं FIA को। भाई फोन अगर करवाना है तो आप मेरे पास हैं, आप मुझे रिक्वेस्ट करें, मैं ये DG FIA को कहूं ना कहूं, वटेवर करूं। सो ये बहुत सारे लोगों को कहानी समझ नहीं आ रही। बड़ी आसान है। मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ और आपको मुझसे ज्यादा समझ है इस बात की कि नून लीग के अंदर 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है चौधरी निसार साहब का और एक बाकी सब का मिला ले। तो यहाँ पे ये 2 हुकूमतें चल रही है, एक हुकूमत नहीं है। तो ये स्पेक्ट्रम है हर जगह। जिस तरह ये MQM के मसले के ऊपर भी फॉर एग्जांपल ये इस बयान के बाद इनके MQM ने रिएक्ट किया और कहा कि इशरत उल इबाद रिजाइन करें या फारिग करें, जबकि मेरी इतला ये है कि कुछ अर्से पहले तक जो है जो दूसरा ग्रुप है, मियां नवाज शरीफ का ग्रुप कह लें उसको, उनकी तरफ से वो पॉलिटिकली सोच रहे थे कि इसमें कंप्रोमाइज़ कैसे होता है कि कराची में पीपल्स पार्टी है और PTI आ रही है, तो हम ये MQM के साथ वो कुछ इनको रिलीफ दें। तो उनके यहाँ ये सोचा जा रहा था कि यार अल्ताफ हुसैन से ही पूछ लेते हैं कि भाई साहब आप अपना नया गवर्नर दे दें अगर आपको पुराना गवर्नर नहीं है। तो मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि अल्टीमेटली ये ज़रूर है कि इस्टेब्लिशमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सिंध के गवर्नरशिप के लिए, मगर पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर, फैसला ये उनका है। ये MQM का भी फॉर एग्जांपल उन्होंने नहीं डिसाइड करना है कि उतारें गवर्नर या रखवाएं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने कहा जी ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला, बिल्कुल हम सारे प्राइम मिनिस्टर साहब के पीछे खड़े हुए हैं। ये जो जाके इन्होंने मुलाकात की थी अशरफ गनी साहब से, इन्होंने आर्मी चीफ ने, या हमारे वहाँ पे बाकी जो ओहदेदार बड़े बड़े गए थे, या वो वहाँ पे GHQ आए थे, तो ये नवाज शरीफ साहब की इसमें अप्रूवल शामिल थी आपका ख्याल है? नंबर 1।
जब वो वहाँ डेविड कैमरॉन से मिलने गए थे, जनरल रहील साहब, वहाँ मुलाकातें हुई उनकी, जब जॉन कैरी से यूएसए में उनकी मुलाकात हुई, चाइना में टॉप लीडरशिप से हुई, तो आप समझते हैं सारी अप्रूवल जो है नवाज शरीफ साहब देते हैं? मैं बिल्कुल नहीं समझता कि नवाज शरीफ फिर साहब गवर्नर अप्रूवल की कैसे देते आप कह रहे हैं मैं- कि वो मैं- जी मेरे अल्फाज नवाज सुने- शरीफ मेरे साहब की अल्फाज मर्जी के सुने ना, बगैर मेरे नहीं हो अल्फाज सकते? सुने। मैंने कहा कि कानूनन उनके पास इख्तियार है, मगर उसमें सेक्शन में, तो उसमें जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, आपका भी उनके साथ ये रब्ता रहा है, वो पाकिस्तान भी वैसे विजिट कर चुके हैं, जो उन्होंने इंकशाफात किए, अगरचे उनकी आज ICA ने भी डिनाइल की है और वाइट हाउस ने भी डिनाइल की है। मैं थोड़ा सा ज़ाती तौर पर बताऊँगा, पाकिस्तान के पूरे लोगों को पता है कि उन्होंने क्या बताया। मतलब उसका नटशेल ये है कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस के एक अफसर ने ही CIA को बताया था कि यहाँ पर उसामा बिन लादेन जो हमारे पास मौजूद है, उसी ने इनको सारी आके डिटेल्स बताई कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है। इसके बदले में उसको उन्होंने अमेरिकन नेशनलिटी भी दी, उसके बच्चों को भी रखा, और आजकल जो उस खबर के मुताबिक कि CIA के वो कंसल्टेंट है वहाँ पे और वाशिंगटन में रहते हैं, इसका है। और दूसरा उसमें जो बड़ी चीज़ उन्होंने की है कि उस वक्त जनरल पाशा और जनरल कियानी को इन तमाम चीज़ों का पता था कि उसामा साहब जो हैं वो यहीं पे रहते हैं, और इन्होंने मिल के पूरा इन्होंने प्लान किया कि हमने कैसे कैसे उसामा को पकड़ना है, आपने कैसे ऑपरेशन करना है, हमने कैसे अपनी अपनी फोर्सेज को इल्म नहीं होने देना है। एक लंबी कहानी है। मैं थोड़ी सी इसमें दो चार चीज़ें, वो मुझे भी आपकी तरह ना थोड़ी सी पढ़ने की वो है। मैं ज़ाती तौर पर कहूँ, ये उनका अपना एक 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 आप कह सकते हैं अकाउंट है, फेयर इनफ। उन्होंने कोई अपने सोर्सेज भी बताए हैं, कोर्ट के नाम तो नहीं है लेकिन इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं। मैंने 3-4 किताबें पढ़ी हैं इसी से रिलेटेड, इसी इशू पे। तो मुझे एक तो इनकी किताब में कोई नई चीज़ नज़र नहीं है। मेरा ख्याल जो भी उसामा बिन लादेन के हवाले से आप इंटरनेशनल प्रेस में छपता रहा या किताबें पढ़ते रहे, उनके लिए इसमें बहुत सारे कोई बड़े इंकशाफात नहीं है, माँ सिवा एक चीज़ के, जो कि वाकई एक बड़ा इंकशाफ हम कह सकते हैं अगर दुरुस्त है, कि जनरल कियानी और पाशा को पता था। ये बड़ा इंकशाफ है, नया इंकशाफ अगर इस पूरी इसमें से कहानी में से देखा जाए। अब मेरे लिए ये बात ये हजम करना मुश्किल है कि मैंने 3 किताबें इस पर पढ़ी हैं या 3 अकाउंट पढ़े इसी एक इशू पे कि उसामा बिन लादेन को हमने कैसे पकड़ा या कैसे किया। एक हिलरी क्लिंटन की बुक है हार्ड चॉइसेस, उन्होंने भी इस वाक्य को लिखा है और पूरा चैप्टर लिखा है। एक को 2-4 लाइनें भी नहीं है, पूरी तफसील लिखी है कि कैसे ट्रेस हुआ, किस किस तरह हुआ, और कैसे रात को उनके जिम्मे लगा कि आपने सदर जरदारी को फोन करके बताना कि हमने उसामा को यहाँ मार डाला है, और अपनी गुफ्तगू भी उसने अपनी बुक में रिप्रोड्यूस की है। दूसरी बुक जो मैंने भी रिसेंटली खत्म की है, लियोन पेनेटा की है, वर्दी फाइट्स, उसमें भी पूरा चैप्टर वो CIA के डायरेक्टर थे, उन्होंने पूरा चैप्टर लिखा है कि हमने कैसे कैसे किया। एक तीसरा ही कहूँ जो जनरल मुल्लनका के जिन्होंने उनसे बात की थी, जनरल कियानी से की थी, और कियानी साहब ने डर के मारे कहा, खौफजदा हो गए कि यार आप बिल्कुल हमें नहीं, आप खुद ही अनाउंस करें। मेरा आपसे सवाल है, आपने भी अमेरिका में रिपोर्टिंग की है, 3-4 साल वहाँ वाशिंगटन में रहे था द न्यूज़ के लिए, क्या किसी एक अमेरिकन पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए लाइक हिलरी क्लिंटन, लाइक लियोन पेनेटा, जनरल मुलन, मैं बड़े नाम ले रहा हूँ, वो कुछ झूठ बोल सकते हैं, कोई ऐसी चीज वो लिख सकते हैं? क्योंकि CIA के डायरेक्टर को पता है कि 8-10 लोग कम से कम उस पूरे ऑपरेशन से ये वाबस्ता थे, बल्कि जो उन्होंने मीटिंग से लिखे थे बहुत सारे CIA के लोगों को पता था कि वो कैसे कैसे ट्रेस कर। क्या वो झूठ लिख सकते हैं? क्या उसके बाद हिलरी क्लिंटन लिख सकती हैं, साथ में जनरल मुल्लन लिख सकते हैं? क्या 3 लोग जो हैं, अगर ये प्लांटेड थी सारी चीजें, जनरल कियानी और जनरल पाशा मिले हुए थे अमेरिकन के साथ, उन्हें सारा पता था और ड्रामा किया गया, हमें सारा बेवकूफ बनाया अमेरिकन ने भी और जनरल कियानी और जनरल पाशा ने। ये मुमकिन है कि 3 बड़े लोग जो हैं, जिनके मैंने नाम लिए, क्योंकि अमेरिका में झूठ बोलना बहुत बड़ा क्राइम समझा जाता है, वो कर सकते हैं। आप इस तरह की किताबें पढ़ते रहे हैं, ये जनरल पूछेंगे तो यस, ये जिस तरह फॉर एग्जांपल इराक के अंदर रीजन बनाने के लिए जो मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स की जस्टिफिकेशन कॉन्कॉक्ट किया गया था, एविडेंस बनाया गया था, बहाना तराश किया गया था, उसमें अमेरिका के तमाम ही इस वक्त के जो 5 बड़े थे सब ने यही रोल अदा किया था। तो जनरली पूछेंगे हिस्ट्री के हवाले से तो बड़े बड़े झूठ उस लेवल पे बोले जाते रहे हैं। और ये मगर स्पेसिफिक इस केस पे मैं ये समझता हूँ कि सीमर हर्स्ट जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस सदी के सबसे बड़े तफ्तीशी या इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट रहे हुए हैं, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। और सबसे बड़ा तो उनका कारनामा ये था कि उन्होंने 69 में एक माइला स्टोरी के नाम से, मैसेकर के नाम से, माइला एक वियतनाम में जगह थी जहाँ पे अमरीकियों ने मैस कत्ल किए हुए थे, हज़ारों लोग मार के उनको दफनाया हुआ था। इन्होंने उसकी जो है ना रुदाद लिखी थी, जिससे कि अमेरिका में वियतनाम की जंग के खिलाफ मज़ामत शुरू हुई थी और पूरी इस दुनिया की सियासत बदल गई थी। वहाँ से पासा पलट गया था कि इंडिया अमेरिका को वियतनाम से उसकी वजह से, उस एक स्टोरी की वजह से जाना पड़ा। उसके बाद अबू गरीब की भी स्टोरी इनको आपको याद होगी, बड़ी मशहूर थी कि सारा जो टॉर्चर सेल थे वो भी इनकी स्टोरी थी। एक स्टोरी जो इनके लोगों को भूल गई भी है, इन्होंने ये साबित किया था कि मोरारजी देसाई जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा जी ये 10-20 साल से
सीआईए के पे रोल पे थे, जासूस थे, और इंदिरा गांधी की कैबिनेट की सारी खबरें ये पे करते थे। इन्होंने उनका नंबर, चेक्स की डिटेल्स और किस किस अकाउंट में कितना पैसा जाता रहा है वो दे दिया था, और इंडिया में कोहराम मच गया था। जाहिर है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को सीआईए का जासूस प्रूव कर दिया था इन्होंने। कोर्ट में गए थे और ये कोर्ट में जीते थे। तो ये एक इनकी हिस्ट्री रही है। मगर लेटली इन पे इल्ज़ाम ये है कि 2005 से आप देखें ना, आप इतनी अजमत आपकी बैकग्राउंड होती है तो फिर आप वो अजमत दोबारा तलाश करते तो उसके बाद से स्टोरी इनकी पिट रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने की स्टोरी पिटी कि जी ईरान पाकिस्तान के साथ मिलके जो है ना ट्रेनिंग अमेरिका में हो रही है ईरान पे हमला करने के लिए, और पाकिस्तान उसके अंदर शामिल है, वो स्टोरी थी। फिर एक सीरियन केमिकल वेपन की काफ़ी स्टोरियाँ इनकी पिछले 5-10 साल में पिट रही हैं। ये स्टोरी भी बिल्कुल एक वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कॉक एंड बुल स्टोरी, ये कॉक एंड बुल स्टोरी लगती है। इसके अंदर सोर्सेज नहीं है, सोर्सेज के हवाले से टोटली जिक्र किया हुआ है, अननेम्ड है। और नाम लिया गया है तो जनरल दुरानी साहब का लिया गया है। जनरल दुरानी साहब को आपको पता है, हमें एक रिटायर्ड जर्नल को 20 साल पहले 10 साल पहले जो रिटायर्ड हो गया, और वो भी बड़ा पसंद करते हैं सेंसेशनल किस्म के बयान दे के खबरें में रहने के लिए, उनकी दुकान चलती रहती है। तो वो कोई नहीं है। दूसरा इसके अंदर एक जो बहुत बड़ा जो खला नजर आता है वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि ये इसलिए हुआ कि अमेरिका पाकिस्तान को पैसे तो ज़्यादा देता और दूसरा अफगानिस्तान में खुली आज़ादी देता, जो कि नहीं हुआ। हमें उसके बाद से साल तक अमेरिका ने एक पैसा नहीं दिया और इतनी हमारे हालात ख़राब हो गए उनके इंडिया अमेरिका के साथ बिल्कुल ख़राब। दूसरा अफगानिस्तान में उसके बाद से क्या हमें उन्होंने आज़ादी देनी थी, वो खुद जा रहे थे, उन्होंने अपनी पॉलिसी देखनी थी। तो उसके अंदर ये वाली स्टोरी के अंदर ना वो वाली काफ़ी इस तरह के होल्स हैं, इस तरह के वो हैं कि वो ये कोई इतनी मैं भी डिसअपॉइंट हुआ। मैं बड़ा फैन रहा हूँ, मुझे इनसे मुलाकात का भी वाशिंगटन में मौका मिला है और मैं खास तौर पे एक दफ़ा इनको सीख करके इनके पास बैठा और इनसे पूछता रहा या सारा, तो मैं बड़ा इनकी किताबें भी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासरा और मेरे साथ आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। आमिर साहब, आज भी फिर वही हम पे एक भारी स्टोरीज़ का एक भारी एजेंडा मौजूद है। स्टार्ट तो हम यहीं से करेंगे। कराची के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही है। गवर्नर को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है MQM ने कि आप इस्तीफ़ा दें या हमारे साथ आकर मिलें या अपनी लॉयल्टी शो करें। चौधरी निसार अली खान साहब ने कल बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप अभी कह भी रहे थे कि उसमें नई बात क्या है। एक दो नई बातें हैं मेरा ख्याल है जिससे बाद में आप भी कन्विंस हो गए थे, उस पर बात करेंगे। और जो बड़ी स्टोरी कल की बड़ी स्टोरी थी और हमें शाहीन सबाई साहब ने पहले ही लिंक भेज दिया था, 24 घंटे पहले मिल गया था पाकिस्तानी अखबारात या उस सोशल मीडिया में, तो बड़ा बाद में आया। तो शाहीन सबाई साहब जो हमारे दोस्त भी हैं, ग्रुप एडिटर भी रहे हैं हमारे, हाँ, उनका हमें ये फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने जो स्टोरी थी वहाँ पे उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के हवाले से नई चीज़ें सामने आई हैं और नए इंकशाफात किए गए हैं जिसमें उन्होंने दावे किए हैं जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं कि यह पाकिस्तानी ISI हो या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, इनको तमाम प्लानिंग का पता था, पहले से सब चीज़ों का इल्म था और बाद में कैसे चीज़ें उन्होंने मैनूवर की, मैनेज की, झूठ बोले गए। एक लंबी कहानी है, दास्तान है, वो भी शो में शामिल करेंगे। और साथ में जो अहम खबर है, जो कल की एक स्टोरी है, ये वो भी बड़ी अहम खबर है कि ये बिलावल हाउस बनाया गया है बैरिया टाउन में। तो इसका मालिक कौन है, जरदारी साहब हैं या मलिक रियाज साहब हैं? एक कल इस पर एक अच्छी स्टोरी फैल के मुबारक ज़ेब हैं, डान के रिपोर्टर हैं, अ वेरी गुड स्टोरी, उस पर बात करेंगे कि ये यहाँ पे अरबों खरबों रुपए आते कहाँ से हैं, इनके कागजात में ये मालिक कौन होता है, असल में मालिक कौन होता है, और पाकिस्तान में कैसे ये फ्री फराल है जिसका जो जी चाहे कि आप ₹1 टैक्स भी नहीं देते फिर भी 6 अरब रुपए का घर आप खड़ा कर सकते हैं और आपको कोई पकड़ता भी नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। इसमें बात करेंगे। और लास्टली एक हमारे ये दोस्त यहाँ पे थे नौजवान, उनकी डेथ हुई आमिर मलिक की, एयरवे में काशिफ अब्बासी साहब के प्रोड्यूसर थे, तो उस पर भी बात करेंगे थोड़ा सा। एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल नुकसान हुआ है पर इस्लामाबाद में, कि मीडिया का भी हुआ है, मीडिया बिरादरी का भी हुआ है, और आमिर मलिक पे कुछ 2-4 मिनट हम भी बात करेंगे कि एक अच्छे दोस्त और प्रोफेशनल से हम सारे लोग कैसे महरूम हुए। तो ये है सारा आज का एजेंडा है। मैं शुरू करना चाहता हूँ आपसे कि लोग ये समझ रहे थे, कंस्पिरेसी या थ्योरीज आ रही थी कि ये जो सहूलत मिर्ज़ा जो हैं उनकी वीडियो टेप जो लोग सामने लाए हैं वो इतनी आसानी से सहूलत मिर्ज़ा को मरने नहीं देंगे, फांसी नहीं लगने देंगे। अब अचानक हमने देखा कि सबके नज़दीक सहूलत मिर्ज़ा की अहमियत ख़त्म हो गई, माँ सिवाय शायद उसकी फैमिली के, उसकी बीवी या रिलेटेड जो बच्चे हैं या जो वटेवर जो हैं, उनके अलावा लगता है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं है जिन्होंने जाकर उसकी वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को बाकायदा रिकॉर्ड करवाया, या जिन्होंने उनको राज़ी किया होगा, कुछ ख्वाब दिखाए होंगे उन्होंने सहूलत मिर्ज़ा को। अब
अब वो लोग भी हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। जिन्होंने वहां से वीडियो निकाल के रिलीज की थी कुछ आके मीडिया हाउसेस को, वो भी हमें नजर नहीं आते। और चौधरी निसार अली खान साहब जिन्होंने बाकायदा स्पेशल, आपको याद होगा, उन्होंने फौरी तौर पर रात के 2 बजे उन्होंने वजारत दाखिला के दफ्तर खुलवा के एक समरी बना के जल्दी जल्दी उन्होंने सदर पाकिस्तान को भिजवाई थी कि सहूलत मिर्जा को सुबह फांसी ना दें, वो भी अब उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ये क्या खेल है? यही समझा जाए जो उसकी बीवी कह रही थी, उसकी सहूलत मिर्जा की निक्कत मिर्जा कह रही थी कि अगर आपने इसको फांसी दे दी तो कल को कोई एमक्यूएम का बंदा जो है वो आपको कोई चीज़ बताने को तैयार नहीं होगा। वो तो यही समझेगा कि अगर या एमक्यूएम के हाथों मरा जाए या फिर आप अब रियासत के हाथों मरे। मरना तो आपने हर सूरत में, रास्ता तो आपने दिया नहीं है उनको। सो आप समझते हैं कि फैसला ठीक है, या जिन लोगों के बारे में उसने बताया था आपको उनका ट्रायल करना चाहिए था और ट्रायल तक उसको जिंदा रखना चाहिए था, या लास्टली कि सहूलत मिर्जा ने बैड डील की कि एमक्यूएम को अपना मुखालिफ बनाया, अपनी फैमिली और बच्चों को भी उसने उनकी जानें भी खतरे में उन्होंने डाली, और कि वो बेहतर डील अपने कस्टोडियन से लेने में नाकाम रहे जिन्होंने शायद उसको कुछ वादे किए होंगे, कुछ ख्वाब दिखाए होंगे। आपका इस पर क्या टेक है? मेरा ख्याल है कि सहूलत मिर्जा का केस ये शुरू से ही मिस हैंडल किया गया। वो बड़े इंकशाफात जो थे वो बड़े अर्थ शेटरिंग थे, बड़े खौफनाक थे। उसको अगर कानूनी तकाजे पूरे करते तो फिर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तकाज़ों से मुराद है कि जिस तरीके से वो टेप बाहर आई, कैसे कौन पहुँचे, किसने लीक की, अगर इस तरह के इंकशाफात मरते वक्त उनके दिमाग में ये ख्यालात आ गए थे, प्रॉपर कोर्ट के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने पब्लिकली वो सारे कन्फेशन होते तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। अब भी मैं समझता हूँ कि उनकी फांसी के बाद उसकी वैल्यू है, लीगल वैल्यू है, प्रोवाइडेड के इसको लीगली प्रोसीड करें। ये दरमियान में केसेस का एक पैटर्न है कि ये पोलिटिसाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको अप्रूवल बन जाते और वो उसके बाद ये सारी चीज़ें आती तो उसके उनके सबूतों और एविडेंस की इतनी वैल्यू नहीं रहनी थी कि जाहिर है अगर ये कहा जाए कि कोई भी मरतबा आदमी उसको फांसी लगनी है तो उसको अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ भी कह सकता है। मगर एक जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है एक बंदे का जो कि फांसी लग रहा है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो एक अखलाकी सियासी एक और बात है, कानूनी बात ये है। तो मेरा ख्याल है कि कल लगने से ये फांसी होने से ये केस ख़त्म नहीं हुआ, इसकी जो है आगे चीज़ें चलेंगी। बाकी डिपेंड करता है कि देखेंगे कैसे उसको आइंदा भी पोलिटिसाइज करते हैं या लीगली लड़ते हैं। जो बात उसकी बीवी ने कही है वो बड़ी, मेरे तो उसमें है थोड़े से, मुझे जो उसकी समझ आ रही है उसकी बीवी की, कि अगर कुछ एमक्यूएम के कुछ और लोग जो उसने कहा कि वो शायद नौजवान लड़के जिन्हें इस्तेमाल किया गया या जो विलिंगली इस्तेमाल होते रहे और किस स्टेज पे उन्होंने महसूस किया कि हमें यूज़ किया गया, अब्यूज़ किया गया है और डंप किया गया है और हमें भूल गए हैं, और हमें और कुछ नहीं, कम से कम तो हमें कुछ लोगों का नाम बताने चाहिए, हमें सामने आना चाहिए। जो कुछ सहूलत मिर्जा के साथ हुआ है, अगेन वही मैं जो बात कह रहा हूँ, जिन लोगों ने उसकी बाकायदा वीडियो बनाई, उसको तैयार किया, उसके साथ कुछ वादे किए होंगे, क्योंकि एमक्यूएम के खिलाफ उसकी जो फैमिली है ऑफ कोर्स कराची में रहती है, और वो मैंने उनका सुना, निक्कत मिर्जा का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं, कभी साउथ अफ्रीका से आ रही है, कभी आपको कनाडा से आ रही है, कभी कराची से आ रही है, उनको धमकियां हैं, उनकी पूरी फैमिली जो है वो डेंजर में है, ये खुद उन्होंने कहा है। तो वो जो उस वक्त के लोग थे, तो ये बात तो साबित हो रही है कि फिर जो स्टेट के कुछ ऑर्गन्स हैं वो तो फिर आपको इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके फिर डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद वो कहते हैं जी बस ठीक है, हमारा मकसद हाल हो कि हमने एमक्यूएम को दीवार के साथ लगाना था, 8-10 लोगों के बारे में हमने बताना था, ये क्रिमिनल्स हैं, ये कातिल हैं, ये भत्ताखोर हैं, ये बाकायदा इवन गवर्नर हाउस में बैठे हुए भी उन्होंने पढ़ता रहा हूँ। सो मैं इनका बहुत बड़ा मुद्दा था, मगर मैं भी मायूस हूँ। मुझे कोई मतलब, मैंने कहा ना कि मुझे भी ये इनकी बुक्स वगैरह चीजें पढ़ते रहते हैं। पाकिस्तान क्यों अपनी फौज की तजलील कराएगा और उनके साथ मिलकर ऑपरेशन करेगा, जिसकी वजह से हमने आपने सब ने मिलकर इतनी ज्यादा फौज की बेइज्जती की, एबटाबाद कमीशन के अंदर बेइज्जती हुई, क्यों कोई करेगा? इट डजंट मेक सेंस। अच्छा, मुझे याद पड़ता है एक ब्रिगेडियर एफ अली, मेरा ख्याल है 80+ इनकी एज है, आई होप कि मैं उनका नाम ठीक ले रहा हूँ, ये ब्रिगेडियर एफ अली, और बाकायदा एक मेरा ख्याल है यहाँ केस हुआ था एक मिलिट्री में कू से रिलेटेड कुछ, उस वक्त भी इन पे आ रहा था, आजकल शायद कनाडा में है। मैंने एक वो पढ़ा था, एक ब्लॉग पढ़ा था फौरन जब एबटाबाद का वाक़या हुआ था, उन्होंने सारी डिटेल को 3-4 दिन बाद अपने ब्लॉग में लिख दी थी, जो इन्होंने आज को वो लिखी है सारी की सारी। बल्कि आज मैं उनको भी देख रहा था, ओवन बेनेट जॉन्स जो हैं वो जो BBC के हैं, उन्होंने भी एक पुराना लिंक इसी ब्लॉग, न्यूज़ के दोस्त हैं वाजिद अली सैयद, उन्होंने भी एक न्यूज़ के अंदर स्टोरी लिखी थी। बाय द वे, बिल्कुल, आप उनको क्रेडिट भी दें बाकायदा। वाजिद अली सैयद जो हैं वो वाशिंगटन में होते हैं, न्यूज़ और जियो के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, बड़ा शानदार इंसान है। तो ये चीज़ें उसमें ब्रिगेडियर साहब जो हैं एफ अली, आई होप अगेन मैं रिपीट करूंगा, मैं नाम उनका ठीक ले रहा हूँ, उन्होंने लिखा था उस पर, और उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है, पिछले दिनों मैंने खरीदी, अभी मैंने उसको पढ़ना है, वैसे उसमें बड़ी डिटेल्स होंगी।
उसमें उन्होंने ये सारी चीजें लिखी थी। उनका ये अकाउंट था कि एक पाकिस्तान का इंटेलिजेंस अफसर जो थे वो जब यहां से फारिग हुए वो दुबई जाकर मिले। ये तो लिखते हैं ना इस्लामाबाद से है, ये कॉमन सेंस की बात है कि हमारी इंटेलिजेंस का जो बंदा है अगर वो यहाँ से छोड़ रहा है वो कभी भी जाके वो सीआईए के स्टेशन ऑफिसर को इस्लामाबाद में नहीं मिलेगा। दरवाजा तो नहीं खटखटाया जाता, उसके करीब नहीं कोई जा सकता, उसके जा नहीं सकता क्योंकि आईएसआई जो है पूरी की पूरी उसको पता है कि आप कम तो इस्लामाबाद की हद तक तो पता होगा सीआईए से कौन मिल रहा है या कौन नहीं मिल रहा। सो ये मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस का अफसर जो है वो जाके वो इस्लामाबाद के स्टेशन अफसर को मिले और उसको सारी ये रुदात सुना दे। मैं नहीं मानता। हाँ, ब्रिगेडियर एफ अली साहब ने जो बात लिखी थी वो मेरे जो आके कैल करती है। उन्होंने उस वक्त लिखा था फौरी तौर पर। अच्छा, हमारे यहाँ जब तक कोई क्योंकि अननोन से हो गए थे लिहाजा उनका नाम सामने नहीं है ब्रिगेडियर साहब के इतने बड़े जो अंदर की स्टोरी उन्होंने निकाली थी वो ये लिखते हैं उनके उस पर ब्लॉग पे अपने पे। अब मैंने ढूंढने की कोशिश की है, मुझे कहीं से मिल नहीं सका, हम दोबारा भी कोशिश करेंगे। जो ब्लॉग था उनका उसमें ये उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी अफीसर जो थे ये दुबई गए, इन्होंने जाके दुबई में उनसे सीए के स्टेशन अफसर से मुलाकात की। उसने बाद में अमेरिकन को कहा कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, जिसको वेरीफाई करने के लिए उन्होंने कहा था मेरी शर्त ये है कि पहले मेरे बच्चों को यहाँ से अमेरिका भेजें, इनको नेशनलिटी दें, फिर जो उसकी अमाउंट जो है इसकी $25 मिलियन वो भी मुझे इनाम मुझे दिया था। ये लिख रहे हैं कि ये $25 मिलियन जो है अब इनकी स्टोरी के मुताबिक वो मिला था, इनमें इन्होंने आपस में बांटा होगा। मतलब नहीं, इन्होंने भी जिक्र ये उन्हीं स्टोरीज पे उसको मिला है $25 मिलियन, वो अमेरिका में बंदा रहता है और वो अभी कंसल्टेंट है। इसमें और भी नाम इन्होंने लिखा है, एक मेजर डॉक्टर की बात की जो मेजर डॉक्टर नहीं है वहां पे, वो सिर्फ डॉक्टर है, आप बता रहे हैं। वो डॉक्टर बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बल्कि इमरान खान को जब इनको आपको याद होगा हड्डी का मसला हुआ था, आमिर अजीज जो है, तो आमिर अजीज ने इमरान खान का भी किया है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो रहे हैं, इनके फिजियो रहे हैं और इनके डॉक्टर है। बड़ा नाम है आमिर अजीज का, लाहौर में तमाम लोग उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे साथ हाल इसीलिए तो नहीं हो रहा, ये तो बड़े ताने बाने कहीं और चले नहीं नहीं नहीं। बहरहाल वो आमिर अजीज को जो है उस वक्त भी मुझे याद है एफबीआई ने इनको उठा लिया था जब 9/11 के बाद। उन पे इस वक्त ये था कि उन्होंने उसामा बिन लादेन का शायद उन्होंने ऑपरेशन किया था। खैर वो बाद में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह की और वो बाइज्जत तौर पर घर वापस आ गए थे आमिर अजीज जो है। सो उनके बारे में लिखते हैं कि वो मेजर डॉक्टर है, जो आमिर अजीज मेजर डॉक्टर नहीं है, वो वैसे डॉक्टर है, बड़ा नाम है उनका इसमें। सो ये जो उनके ब्रिगेडियर उनका एफ का अकाउंट है, एफ अली का, वो ऑलमोस्ट इन्होंने उसमें किया बहुत सारी चीजें जो मुझे लगता है उन्होंने कॉपी पेस्ट की हैं। नई चीज जो उनको किसी इंटेलिजेंस सोर्स ने बताई है वो एक ही है, वो जनरल क्यानी और जनरल पाशा की अमेरिकन के साथ मिलके कोलैबोरेशन है, पूरा प्लान है। लेकिन मेरा जहन अभी तक वहीं फंसा हुआ है कि बिल क्लिंटन ने एक झूठ बोला था मोनिका लेविंस्की पे, उसको इंपीचमेंट फेस करनी पड़ गई थी। क्या हम ये तस्वर कर लें अगर इनका अकाउंट ठीक है तो फिर उसके बाद हिलरी क्लिंटन जो है जो 2016 में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं तो उन्होंने भी झूठ बोला था, कवर अप किया था, तो क्या उसके बाद अमेरिकन नेशन जो है वो बर्दाश्त कर लेगी कि इससे पहले कि जब मियां साहब बिल क्लिंटन ने झूठ बोला कौम से, अब बेगम साहिबा ने जो किताब लिखी हॉट चॉइसेस, उन्होंने वो अकाउंट लिखा है जो कि झूठा था, जो कवर अप था। तो ये तो बहुत बड़ा मेरा ख्याल उनके प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। लास्टली मैं कहूंगा मुझे समझ नहीं आती कि अमेरिकन जर्नल्स किताबें लिखते हैं, अमेरिकन वहाँ पे डिप्लोमेट्स लिखते हैं, अमेरिकन वहाँ पे बड़े ओहदेदार उनके सदर लिखते हैं, उनके आप कह सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिखते हैं, ये पाकिस्तानी जर्नल क्यों नहीं लिखते? ये जनरल पाशा साहब क्यों नहीं अकाउंट अपना लिखते? जनरल क्यानी क्यों अपना अकाउंट नहीं लिखते? इतने बड़े बड़े नाम रहे और हर कंट्रोवर्सी में उनका नाम आ रहा है, वो चुप करके मजे कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी किताबें फौजियों ने ही ज्यादा लिखी हैं और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो भी गलत हुआ उस पर मैंने रोका था, जो सही हुआ वो सिर्फ मेरे मशवरे से हुआ। पहले बात ये इस तरह की है। जनरल खादिम हुसैन की बांग्लादेश पे किताब इज एन एक्सेप्शन, इस तरह की एक दो किताबें आप कह सकते हैं जो एक्सेप्शन है। जी जी, रिसेंट हिस्ट्री में। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो बड़े सीरियस इसमें इल्जामात हैं ब्रेक पे भी और इसको हमें एबटाबाद कमीशन को रिविजिट करके ये जो आखिरी आपने इल्जाम किया ना कि जनरल कियानी पे और पाशा पे ये इल्जाम है कि ये अमेरिकन किस हद तक मिले थे, इन्वेस्टिगेट जरूर होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। जो मेमो केस अगर हो सकता है इन्वेस्टिगेट, तो ये क्यों नहीं हो सकता? सर मैं अब आप फिर वही कहेंगे गुस्ताखी होना चाहिए, गुस्ताखी हो जाएगी। आप देख एनएलसी में 3 आपके जर्नल शामिल थे, इंक्वायरीज हुई, साबित हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। आईएसआई असगर खान केस में जनरल दुरानी और जनरल बेग पे चीजें साबित हो गई, जीएचक्यू को कहा गया, कुछ नहीं कहा गया। अब आप कह रहे हैं कि मेमो गेट को कौन इन्वेस्टिगेट करे? जिनके खिलाफ इल्जाम आते हैं वही अपने आप को इन्वेस्टिगेट करें। आप भी खेलने को चांद मांग रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। आमिर साहब अब आते हैं एक स्टोरी की तरफ। कल डॉन में मुबारक ज़ेब खान हैं,
तो बड़े अच्छे वो भी रिपोर्टर और पर्टिकुलरली एफबीआर को बड़ा अच्छा करते हैं। और कह सकते इकराम होती के बाद अगर किसी ने अगर आके एफबीआर को खंगाला है और अच्छी खबरें कि मुबारक ज़ेब खान इस वन ऑफ देम। और दोनों पश्तून थे, शायद पश्तूनों को अब उस जमा तफरीक हिसाब किताब शायद ज़्यादा समझ आता है, क्योंकि इकराम होती साहब